ऐप पर आप सबका स्वागत है। और आज जो परीक्षा आयोजित हुई है यूपीपीसीएस, उस प्री के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको हल करने जा रहे हैं। मेरे द्वारा इकोनॉमिक्स का सेक्शन हल किया जाएगा और ठीक मेरे बाद साइंस का क्वेश्चन हल किया जाएगा। ठीक है। और ये जो बुकलेट है, हमने ए बुकलेट ली है। यह ए बुकलेट के क्वेश्चंस नंबर दिख रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए। दिखा रहा है कि निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि 3 पॉइंट होता है। एक जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, लॉन्जेविटी बोलते हैं, दीर्घायु होना बोलते हैं। दूसरा एजुकेशन होता है, शिक्षा। और तीसरा प्रति व्यक्ति आय। इन 3 विषयों पर ही मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है, एचडीआई। और आप सबको पता है कि यूएनडीपी के द्वारा 1990 से इसकी शुरुआत की गई थी और स्वर्गीय श्री महबूबुल हक जो पाकिस्तान के रहने वाले थे, उनके द्वारा इसको शुरुआत की गई थी। ठीक है। लेकिन इसमें यह चौथा ऑप्शन सामाजिक असमानता जैसी कोई बात नहीं होती है। जो लोग बाद में जुड़े हैं जान लीजिए, यह बुकलेट ए का मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है। मेरे द्वारा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हल किए जा रहे हैं। हमारे ठीक बाद साइंस का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया ऑस्कर लुईस द्वारा। ठीक है। गरीबी की संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था। ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण पर चर्चा होने लगी थी उन दिनों। पर्यावरण प्रदूषण पर होने लगा था। राजनीति एवं विकास, आपने देखा कि उसके बाद कोalition गवर्नमेंट आती है, राजनीति को लेकर के भी प्रश्न खड़े होते हैं। लेकिन उस समय तक जन सामान्य के विस्थापन एवं पुनर्वास जैसा कोई मुद्दा उस समय तक चर्चा में नहीं आई थी। ये जो टॉपिक है वह 21वीं सदी में चर्चा का विषय बनता है और इस पर बल दिया जाने लगा है। यह उस समय चर्चा का विषय नहीं था। इसलिए इसका आंसर होगा डी, जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित है, तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा है तमिलनाडु के 12 और उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश का, जो कि 10 की संख्या में दिख रहा है। ठीक है। आप देखिए कि स्मार्ट सिटी योजना लाने के पीछे पर्पज ये है कि सिटी का चहुमुखी विकास करना, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे सड़क का हो। ठीक है। पार्किंग है, ग्रीनरी है, सारी चीजों के साथ एक डेवलप सिटी बनाना, यानी शहर का जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, इसका पर्पज है। बड़े शहरों के लिए स्मार्ट सिटी योजना चलाई गई और छोटे जो शहर हैं जो 1 लाख से अधिक की आबादी वाले, ऐसे के लिए जो है अमृत योजना चलाई गई है। ठीक है। अटल मिशन फॉर अर्बन डेवलपमेंट के लिए लाया गया है और ये जो है, और गांव के लिए सांसद आदर्श ग्राम था। ठीक है। और जो टाउन एरिया इलाका है उसके लिए रूरल अर्बन मिशन नाम दिया गया, जिसको कि श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रूरल अर्बन मिशन। तो आप एक बात जानिएगा, हमने पढ़ाने के क्रम में इस तरीके की चीजें रखते हैं कि गांव से शुरू किया सांसद आदर्श ग्राम योजना, फिर टाउन एरिया है वहां पर रूरल अर्बन मिशन, यानी रूरल अर्बन मिशन कहते हैं। और तीसरा आप देखेंगे कि हृदय की बात की गई, यानी जो धार्मिक नगरी था उसके विकास पर। तो इस पेपर में
हृदय योजना से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये बहुत पहले हमने हाईलाइट किया था कि जब यूपी में प्रश्न पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का उसमें कौन सा सिटी है, यहां पर प्रश्न में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप जानते ही हैं कि मथुरा और वाराणसी को इसमें शामिल किया गया है। तो तीसरा हो गया हृदय, चौथा हो गया अमृत, और पांचवा हो गया जो सबसे बड़े पैमाने पर है वो है स्मार्ट सिटी। अटल नॉनमेस मिशन, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो ये जो है नीति आयोग ने इनोवेशन वाला प्रोग्राम लेके आए हैं, अटल इनोवेशन, नवाचार, ताकि नए नए चीजों का विकास हो सके, आइडियाज को यूज किया जा सके। तो ये नीति कमीशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो नीति आयोग की यह प्रमुख पहल है। आप देखिए, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो आप जानते हैं ये ICDC बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, DP बोलते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, और 1975 में लाया गया था, और अमेरिका में भी सेम टाइम पर यह प्रोग्राम चलाया गया था। इसमें है क्या कि पूरक पोषण, ये छोटे बच्चों के लिए प्रोग्राम होता है, पूरक पोषण है, टीकाकरण की जाती है, उनके न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन आशा कर्मियों के माध्यम से ये सारी फैसिलिटी दी जाती है। ये प्रोग्राम ही बच्चों का है, इसलिए परिवार नियोजन जैसी कोई बात इसमें लागू ही नहीं होता है, बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, ये क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो कहने का मतलब है कि बच्चों के लिए है, तो परिवार नियोजन की बात तो कहीं से लागू नहीं होती है, बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, आगे देखिए, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा। ठीक है, सीमांत व्यक्ति का कॉन्सेप्ट किसने दिया? रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा दिया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया? यानी यहां पर किसान क्रेडिट कार्ड पहले से पता है आपको कि 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इसमें हरियाणा की सरकार ने पशुओं को फोकस करके, यानी कि पशु खरीदने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड अलग से मेंशन किया है, ताकि किसानों को ये फंड दिया जा सके, और अगर वो पशु खरीदना चाहते हैं तो खरीदें, ताकि इससे ग्रामीण भारत के लोगों की आय के स्रोत बढ़ाया जा सके। खेती के लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर पशुपालन को भी हम प्रमोट करें तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करता है और किसान की आय को दुगुना करने में मदद मिलेगी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके ये स्कीम जो है कि चलाई गई है हरियाणा के अंदर। देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया, यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में मान्यता दी है? ठीक है, बनाने की बात कही गई है। तो ये हुआ कुशीनगर हवाई अड्डा। आप देखिए कि वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जेवर को भी, ठीक है, जो NCR के जस्ट बाद पड़ता है, वो उसको भी रखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में कुशीनगर हवाई अड्डा, आप सबको पता है कि एक बौद्ध प्रसिद्ध स्थल है, और आप जानते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देशों के लोग यहाँ पर पर्यटक के रूप में आते हैं। अगर इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया जाए तो इसका फायदा होगा कि सीधे यहाँ पर वहाँ से जहाजें शुरू की जा सकती हैं। अभी लोगों की पहुँच में थोड़ी विलम्ब होती थी, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा
और इसका ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिल सकता है पर्यटकों को सीधे, नहीं तो इस समय ब्रेक करके जर्नी करनी पड़ती थी। आप देखिए, लिखा है कि नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया है। लगभग जो लोग थोड़ा जागरूक होंगे उन्हें निश्चित रूप से पता होगा कि यहां से प्रश्न आएगा। आप जानिए कि जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, ये 2016 से लेकर 30 के लिए बनाई गई है ये लक्ष्य, और इसमें 17 पॉइंट हैं। 17 में से 16 पॉइंट पर नीति आयोग ने इस बार ये रिपोर्ट तैयार की है। इससे पहले 2018 में भी वह जारी कर चुकी थी और 2019 में अपना दूसरी बार इसको लाई है। दुनिया के अंदर नीति आयोग इस तरीके की रिपोर्ट बनाने में अग्रणी देश के रूप में जाना गया है। और अब उसमें देखेंगे कि 0 से लेकर के 100 और इसको 4 भागों में बांटा गया है, यानी 0 से लेकर के 49 तक आकांक्षी एस्पायरेशनल स्टेट के रूप में देखा जाता है। 50 से लेकर के 64 तक परफॉर्मर कहा जाता है और 65 से लेकर 99 तक 99 तक फ्रंट रनर कहा जाता है और 100 का मतलब होता है अचीवर। ठीक है, अचीवर यानी उसने वह मुकाम हासिल कर ली। अगर किसी प्रांत को या किसी देश को, जैसे भी बातें हों, अगर 100 पॉइंट मिल गए, इसका मतलब है कि 2030 में जहां पहुंचना था वो देश या वह प्रदेश पहुंच चुका है। ठीक है, अब देखिए भारत का उत्तर प्रदेश का इस रिपोर्ट के अंदर जो पहला आया था उसमें वह आकांक्षी राज्य के रूप में था। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने अपने रैंक में सुधार किया है और 55वें नंबर पर 55 पॉइंट्स उसको मिले हैं। 55 पॉइंट्स मिलने की वजह से वह जो है कि परफॉर्मर के अंतर्गत आ रहा है, अच्छा प्रदर्शन के अंदर आ रहा है, यानी 50 से लेकर 64 के मध्य आ रहा है। ठीक है, आज के डेट में कोई भी, यानी इस रिपोर्ट के अनुसार कोई भी राज्य आकांक्षी स्टेट नहीं रह गया है। जो सबसे न्यूनतम पोजीशन पर है वो है बिहार, जिसका पॉइंट है 50। ठीक है, तो अच्छा प्रदर्शन। तो 4 सीरीज हैं इसके, 0 से 49, 0 से 49, 50 से 64 और आप देखिए 65 से 99 और 100, ये 4 सीरीज है। और ठीक इसी तरीके से ये इसके सामने में लिखा हूं, तो उत्तर प्रदेश अच्छा प्रदर्शन करना यानी कि परफॉर्मर कैटेगरी में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉइंट्स कितने हैं, 55 है। ठीक है, ये 2 साल पहले से इंपॉर्टेंट था और ये अभी आया है। 2 साल पहले यानी जब 2018 का रिपोर्ट आया था तभी भी हमने इस तरीके से प्रेजेंट की थी। और इकोनॉमिक सर्वे सेकंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये दिया हुआ रहता है। पिछली बार भी था, इस बार भी है, और वहीं से क्वेश्चन सेट किए गए हैं। फिर से एक बार आपको बता दें कि मैं जीएस वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऐप के थ्रू और YouTube के माध्यम से ये आप लोगों को यूपीपीसीएस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रहे हैं। 7:30 बजे पहला प्रोग्राम शुरू हुआ है इकोनॉमी के साथ। जैसे ही मेरा खत्म होगा उसके बाद साइंस का शुरू होगा और इसी तरीके से सारे अलग अलग सेक्शन के अलग अलग अध्यापक जो जीएस वर्ल्ड के हैं वो इसका हल प्रेजेंट करेंगे और आपको मिलेगा। ठीक है, और एक सूचना भी आपको दे दें, जैसे ये परीक्षा हुआ बहुत लेट हम लोगों ने शुरू की क्रैश कोर्स, लेकिन काफी सफल रहा है। लगभग प्रश्न फंसाए गए हैं, आप जो पढ़े हैं उनको पता होगा। ठीक है, हमने जो भी कहा कि ट्रेडिशनल स्टडी से कोई फायदा नहीं है, हम बैंक, इन्फ्लेशन और तमाम चीजें पूरा खोल के पढ़ाने के बजाय जहां क्वेश्चन आता है वहां अपने को टारगेट करिए, और वही चीज एकदम डिट्टो इस बार आया है, कहीं कुछ नहीं। केवल पॉवर्टी, गरीबी और बेरोजगारी पे हमने फोकस की थी कि वहां से क्वेश्चन बनेगा, और आप देख सकते हैं इसके पेपर के अंदर केवल उसी चैप्टर का गरीबी का ही क्वेश्चन बना है और बाकी ट्रेडिशनल कुछ नहीं है। ठीक है, और केवल करंट ओरिएंटेड चीजें हैं, सूचनात्मक चीजें हैं। ठीक है,
और यही सफलता को ध्यान में रखते हुए जीएस वर्ल्ड 19 अक्टूबर से अपना यूपीपीसीएस का कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ऑनलाइन बैच होगा या एक प्रॉपर बैच होगा। अभी जो पूरा हुआ है वह एक क्रैश कोर्स था, ठीक है। 19 अक्टूबर से लेकर के 15 फरवरी तक का एक बैच शुरू होने जा रहा है यूपीपीसीएस का, ठीक है। और इसी तरीके से 21 अक्टूबर से बिहार पीसीएस के लिए बैच शुरू किया जा रहा है, जो बिहार की परीक्षा से ठीक 15 दिन पहले पूरी हो जाएगी, जो कि दिसंबर में आयोजित होनी है। तो यूपी और बिहार का ऑनलाइन बैच हम लोग चलाने जा रहे हैं। आप सभी जिनको फायदा हुआ है वो दूसरे को बता सकते हैं, जो नहीं जानते हैं कृपया वो भी जान लें कि 19 अक्टूबर से यूपी पीसीएस और 21 अक्टूबर से बिहार पीसीएस का बैच शुरू होने जा रहा है। चलिए आइए मैं आगे हल बताता हूं आपको। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर टीएफआर क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक बात जानिए कि कुल प्रजनन दर किसे कहते हैं, टीएफआर किसे कहते हैं। एक महिला अपने रिप्रोडक्शन पीरियड में, यानी बच्चा जनन करने की जो उसकी आयु होती है, उसमें वह कितने बच्चे पैदा की है, ठीक है। मान लीजिए मैं एक बात कहता हूं कि 500 महिलाएं हैं और उनके 1500 बच्चे हैं, तो 1500 में हम 500 से भाग देंगे तो 3 आएगा। इस 3 को हम क्या कहते हैं, टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। ये जनन दर की ऊंचाई को बताता है, अधिक होने को बताता है। हाँ, टीएफआर को यदि हम 2.1 कहते हैं कि लेवल पर ला दे तो इसको प्रतिस्थापक स्तर कहते हैं। यानी कोई देश अगर 2.1 का लेवल प्राप्त कर लेता है तो उसके 35 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कर्व होने लगती है, रुक जाती है, गिरने लगती है। यानी सबसे पहली जरूरत होती है टीएफआर के रेट को प्रतिस्थापन स्तर तक लाना। वैसे आप जानिए कि वैसे तो ये माता पिता और 2 बच्चे, ठीक है। जो लोग लेक्चर पहले से मेरा सुन चुके होंगे और आज भी वही बोल रहे हैं, आपको याद आ रही होगी, माता पिता और 2 बच्चे। लेकिन होता क्या है कि 2.1 रखा जाता है। बाय द वे बाद में बच्चे की डेथ हो गई तो जनसंख्या गिर जाएगी, इसीलिए 0.1 और रखा जाता है, ठीक है। और भारत में जो नई जनसंख्या नीति बनी थी सन 2000 में, और उसमें लक्ष्य रखा गया कि 2010 तक हम टीएफआर को घटा करके 2.1 के लेवल पर लाएंगे। लेकिन वास्तविकता ये है, जो लेटेस्ट डेटा कहता है कि 2017 तक अभी भी भारत का टीएफआर बहुत कोशिश करने पर 2.2 के लेवल पर है, ठीक है। तो यह है टीएफआर। अब आइए तो कितना होना चाहिए, 2.1। ये प्रतिस्थापक स्तर है। इसको प्राप्त करने पर उसके 35 वर्ष के बाद उस देश की जनसंख्या में गिरावट दर्ज होती है। तो 2.1 अभी हम लोग अचीव नहीं कर पाए हैं। 2017 का जो लेटेस्ट डेटा है उसके मुताबिक अभी भारत का कितना है, 2.2 है। और सबसे पुअर पोजीशन किस प्रांत का है, तो बिहार का है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का है। यानी सबसे ज्यादा टीएफआर अभी भी किसका है, तो बिहार का है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद मध्य प्रदेश का है। इस तरीके से यहां पर अभी और कम करना होगा। हाँ, जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं कि जो 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल को भी प्राप्त कर चुके हैं, उससे नीचे जा चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो बड़े राज्य हैं वहीं पर टीएफआर अभी भी ऊंचा है, जिसकी वजह से हम 2.1 जो 2010 में प्राप्त करना था, लेकिन आज भी अचीव नहीं कर पाए हैं। और देखिए, ये बुकलेट ए का ही क्वेश्चन नंबर 119 है, ठीक है। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो आप देखिए, लिखा है सिर गणना विधि। वैसे हिंदी अंग्रेजी में थोड़ा डिफरेंस हो गया है। हेड काउंट मेथड इसकी अंग्रेजी होगी, जबकि वहां अंग्रेजी हेड काउंट रेशियो लिखा हुआ है। यही थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है इन लोगों से हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने में। तो सिर गणना विधि क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि एक गरीबी रेखा निर्धारण करते हैं
और गरीबी रेखा, निर्धनता रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो समय समय पर तरीका हम लोग बदलते रहे हैं। पहले केवल कैलोरी ग्रहण पर, यानी ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति एक दिन में 2400 किलो कैलोरी ग्रहण कर ले और शहरी क्षेत्र में 2100 किलो कैलोरी ग्रहण कर ले तो वह गरीब नहीं है। ठीक है, तो कैलोरी ग्रहण को भी हम लोगों ने आधार बनाया। कैसे? इतनी कैलोरी प्राप्त करने के लिए कितने खाद्यान्न की जरूरत पड़ेगी। पता चला कि इतना खाद्यान्न चाहिए, तो उतने खाद्यान्न को खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए, इसी से हम बनाते हैं निर्धनता रेखा। ठीक है, अब उस निर्धनता रेखा से हम नीचे देखते हैं कि कितने लोग हैं, उनकी संख्या हम गिन लेते हैं। इसी को कहते हैं सिर गिनना। तो हमें पता चला कि हमारे देश में, ऐसे एग्जाम्पल बना रहा हूं, कि 30 करोड़ लोग निर्धनता रेखा के नीचे हैं। अब मैं क्या किया, 30 करोड़ बटे 120 करोड़, 121 करोड़, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। 30 करोड़, अब मैं 121 के बजाय 120 ही लिख देता हूं, एक, ठीक है, 120 करोड़ था, अब गुणे 100, तो ये क्या हुआ? तो हम कहते हैं कि हमारे देश में, हमारे देश की जनसंख्या का 25% लोग गरीब है। तो यही तो था हेड काउंट मेथड, सिर गिनने की विधि, यानी निर्धनता रेखा से लोग कितने लोग नीचे हैं वो हम उनको गरीब मानते हैं। अब ये देखना हो कि पूरी जनसंख्या में उनका प्रतिशत क्या है, तो प्रतिशत निकालने का तरीका ये है, इसको हम क्या कहते हैं? हेड काउंट रेशो। ठीक है, तो ये भी हम लोग फॉलो करते हैं, ये भी फॉलो करते हैं और इसको भी फॉलो करते हैं। पारिवारिक उपभोग व्यय, एक बात बहुत स्पष्ट हो, और बार बार हमने अपने लेक्चर में ये बातें करते रहे हैं कि भारत में गरीबी की गणना इनकम पर नहीं होती है, खपत व्यय पर होती है। प्रति माह कहते क्या है? मासिक उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति, पर पर्सन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय। हम लोग खर्चे पर विचार करके निर्धनता तय करते हैं, ठीक है, आय पर नहीं। तो हमारे देश में आय पर गरीबी तय नहीं होती है, ये बहुत बार हमने बोला है लेक्चर्स में, और आप देख लीजिए वही है, प्रति व्यक्ति आय, इसको आधार नहीं बनाते हैं। ये 3 बातें हमारे आधार हैं, ये तो 1, 2 और 3। ठीक है, तो सिर गणना विधि, निर्धनता रेखा, उसके नीचे कितने लोग हैं, तो इसी को सिर गणना विधि कहते हैं। और कैलोरी ग्रहण, इसको आधार बनाते रहे हैं। खैर, इसमें और भी बहुत सारी चीजें जोड़ दी गई हैं, इस तरीके के भी क्वेश्चन आगे बनाए गए हैं, अभी आएगा तो चर्चा करूंगा। चलिए, लिखा है आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? तो देखिए, यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। यह प्रति व्यक्ति नहीं है, प्रति परिवार है। ठीक है, प्रति व्यक्ति नहीं है, प्रति परिवार है। हमने बार बार कहा कि कोई स्कीम पढ़ते हैं, वहां से क्वेश्चन आता है। आप देखिए, बहुत सारे स्कीम पूछे गए हैं, तो आप पूछते हैं कि सर स्कीम में कौन सा क्वेश्चन कैसे बनता है? स्कीम के जो प्रावधान होते हैं, उन प्रावधानों को अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि उसी में थोड़ी बहुत हेर फेर करके क्वेश्चन सेट किए जाते हैं कि आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति परिवार होता है। ठीक है, तो यही पर गलती हो गई है। दूसरी चीज, इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60-40 के अनुपात में होती है। यह बिल्कुल सही है, केंद्र सरकार का 60% और राज्य सरकार का 40%। थोड़ा बहुत एग्जाम हॉल में आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश वाले में तो केंद्र का ज्यादा होता है, या जो है नॉर्थ ईस्ट के ऐसे, लेकिन यह एक कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, जो विवरण दिया गया वो विवरण सही है कि नहीं, तो वो विवरण सही है,
यानी 2 नंबर पॉइंट सही है और 1 नंबर सही नहीं है। तो क्या सही है? केवल 2 सही है। ठीक है, ये प्रति व्यक्ति नहीं होता है, प्रति परिवार होता है। एस्पेक्ट्स को समझिएगा। ठीक है, चलिए लिख रहा है कि भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है। आप देखिए कि पिछले साल के बजट में तो ठीक है, लेकिन इसकी पहली बार चर्चा जो है कि यहां पर 2019 में लाल किला के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने सब पहली बार इसको अनाउंस की थी कि 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने के लिए, ठीक है, हम लोग 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं विश्व के अंदर। और सिंपल जीडीपी गणना करने पर, और आप देखिए कि लगभग हमारा थोड़ा सा कम है 3 ट्रिलियन से, यानी जो पिछला ट्रिलियन कवर करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा है, और अगर थोड़ा सा भी बूस्टअप होता तो हो जाता, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि भविष्य में क्या संकट आएगा। जैसा कि अभी ये जो पैंडेमिक का सिचुएशन था, इकॉनमी बैठ गई है, अब अचीव होगा कि नहीं होगा ये तो अलग चीज है, लेकिन जो क्वेश्चन बनाए गए हैं वो यही है कि 2024 तक में हम लोग $5 ट्रिलियन का लक्ष्य लेके चल रहे थे। ये प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न कि सभी को पता था, कौन नहीं जानता था, लेकिन हाँ मस्तिष्क में स्थिर करके रखने की आवश्यकता थी, कहीं पता चला वहां पर भी डाउट न क्रिएट हो जाए। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं। तो सामने दिख रहा आपको 16 नंबर देखिए, मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, हमने कभी हमारा लेक्चर सुने हो आप, तो बार बार हमने कहा कि एमपीआई जो आया, और सबसे पहले पूरे इंडिया में अगर किसी ने प्रश्न पूछा कौन सा कमीशन, तो उत्तर प्रदेश कमीशन ने पूछा था। जैसे ही आया एमपीआई उसी क्षण पूछ लिया था। ये वही वो प्रश्न है, थोड़ा हटकर डेट पूछा गया है। ठीक है, तो आप देखिए कि अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक, और इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में एचडीआई बनाई गई कब? 1990 में। ठीक है, उसके बाद और कई सूचकांक इसमें जोड़े गए, जैसे जीडीआई बनाया गया, जैसे जेम बनाया गया, और एचपीआई बनाई गई। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, कब बनाया गया? 1997 में। लेकिन 2010 में आकर के क्या हुआ? पूरा सिस्टम ही बदल दिया गया और नई चीजें लेकर के आए हैं, और 2010 से एमपीआई पर बात होती है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। और आप जानिए कि इस बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में 3 मेन पॉइंट्स हैं। एक है शिक्षा, स्वास्थ्य, और तीसरा है जीवन स्तर। शिक्षा के अंदर 2 बिंदु हैं, उपबिंदु हैं, स्वास्थ्य में भी 2 उपबिंदु हैं, और जो जीवन स्तर है इसके अंदर 6 पॉइंट हैं। बार बार कहा, यानी कुल मिलाकर के 10 उपबिंदु हैं इसके अंदर, और ये 2010 से एमपीआई का उपयोग हो रहा है। ठीक है, 2010 से 10 बिंदु पर विचार होता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन एनआईपी सरकार द्वारा 2020 से 30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। ठीक है, एनआईपी का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है। अब आप एक बात जानिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जब हम चिल्ला चिल्ला के बोले कि यहां से क्वेश्चन आएगा, और देखिए पूछ लिया गया है। ठीक है, ये आप जानिए कि 5 वर्ष की योजना है,
5 साल के लिए लक्ष्य रखा गया है 102 लाख करोड़ रुपए निवेश का, 5 साल के लिए है। ठीक है, तो ये 20 से 30 दिखा रहा है तो 10 साल दिखा रहा, पहले ही गलत हो गया। हाँ, दूसरी बात सही है कि सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान करने का इसका ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल। और आप जानिए कि 39% केंद्र और राज्य देंगे और 22% पैसा निजी क्षेत्र निवेश करेंगे। ये इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर नंबर 8 वॉल्यूम 2 चैप्टर नंबर 8, जहां पर ये खूब विस्तार से दिया हुआ है और ये आप देख सकते हैं। 100 बार मैंने कहा कि ये क्वेश्चन बन के रहेगा, बन ही गया है। एंड ये ठीक है, तो 102 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य है अगले 5 सालों में, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल को हम बढ़ा सके। तो ये इसका पर्पज है। ठीक है, तो यानी ए गलत है और आर सही है, तो डी नंबर उत्तर होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, कथन तो गलत है लेकिन ये वाला ये जो है तो सही है। व्याख्या नहीं कर रहा है, ये सही है बस। देखिए अगला प्रश्न, देखिए एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दें, हम बुकलेट ए के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमी के सेक्शन में हल करूंगा और हमारे बाद साइंस का क्वेश्चन हल करेंगे श्री प्रयाग शुक्ला सर। ठीक है, अभी और उसके बाद दूसरे सेक्शंस के भी अलग अलग शिक्षक हल करेंगे। आप आज ही आपको सब मिल जाएगा। ज्योग्राफी का कल मिलेगा, आज सब मिल जाएगा। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? आप थोड़ा सा देखिए प्रश्न के स्वरूप को। केवल अलर्ट होने से, जो चीजें चर्चा में है केवल उसको ध्यान से सुन समझ लेने से ही बात बन जाती है। जो जो आप हाईलाइट किए होंगे वहीं वहीं से क्वेश्चन आया है। ठीक है, आप देखिए इस पर भी खूब हमने चर्चा करी। कोई कठिन प्रश्न नहीं है, केवल डेटा का क्वेश्चन है ये। और आप सभी लोग जानते हैं कि 2015 में क्या था, भारत 142वें स्थान पर था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा। ये होता क्या है? ये होता है किसी देश में व्यवसाय करना कितना सरल है, इसी बात का मूल्यांकन मेजर किया जाता है। कुछ बिंदु हैं जिस पर विचार किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए 10 बिंदु था। क्या कि संपत्ति का पंजीकरण कराना, ठीक है, और बिल्डिंग का नक्शा पास कराना, विद्युत का कनेक्शन लेना, इसी तरीके से व्यापार के लिए कितने कागजात की जरूरत पड़ रही है, लोन की पोजीशन क्या है, ठीक है, टैक्स की पोजीशन क्या है, इन सब बातों पर, और कोर्ट केसेस में कितना पेंडिंग टाइम लगता है, इन्हीं सब बातों पर विचार किया जाता है कि जो जितना सरल होगा उस देश का रैंकिंग उतना ही ऊंचा होगा। 2015 तक में भारत की स्थिति क्या थी? 189 देशों में, आजकल 190 है, 142वें स्थान पर थे, जो निरंतर सुधार होते होते 142वें से हम लोग पहुंचे 112, 30 अंक का सुधार हुआ था। और उसके बाद जो है फिर और बढ़ते बढ़ते ये दोनों डेटा सही है। 2019 में हम लोग 77वें पॉइंट पर थे और 2020 में 63वें पॉइंट पर हैं। 14 अंक का सुधार देखा गया है। ठीक है, ये तो देखिए 142 से 130 पर आए थे, 130 से सीधे 100 पर आए, 100 से 77 पे आए और 77 से सीधे 63वें नंबर पे आए हैं। तो ये सही है। 2019 में 77वें स्थान पर थे और 2020 में 63वें स्थान पर हैं। 14 अंकों का सुधार हुआ है। खूब आप रटे थे। ठीक है, ये 1 और 2 दोनों सही है। दिखा रहा है कि केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है। ठीक है, आप जानिए कि पहले ये 9% था, 9%, जिसको कि बढ़ा करके 15% कर दिया गया। इसका मतलब क्या है कि हमारे अब बॉन्ड क्या होता है? ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड का मतलब क्या है? कंपनियों के जो ऋण लेने का
माध्यम होता है। बॉन्ड मतलब लंबे समय के लिए एक ऋण पत्र होता है, ठीक है। तो कंपनी अपना कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करे और उसमें निवेश के लिए पहले केवल विदेशों से दो तरीके के निवेश आते हैं। एक होता है एफडीआई और एक होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। कौन करता है? संस्थागत निवेशक करते हैं, ठीक है। आजकल तो इंडिविजुअल को भी परमिशन है। तो ये जो शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियों के शेयर और बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, इन सब में निवेश किए जाते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं क्या? इनको कहते हैं हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो यही बता रहा है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड में किस लिमिट तक वह निवेश कर सकता है। तो पहले 9% था, जिसको कि बजट में बढ़ाकर 15%, ताकि विदेशों से फंड जुटाने में भारतीय कंपनियों को मदद मिलेगा, इसीलिए यह ओपन किया गया है या बढ़ाया गया है। तो ये 15% की लिमिट, ठीक है, बजट के अंदर कहा गया था। पर्पज है विदेशों से फंड जुटाने के लिए आसान बनाना, ताकि विदेशी भारतीय कॉर्पोरेट के ऋण पत्रों में निवेश कर सकें और ज्यादा पैसा हम निवेश के रूप में प्राप्त कर सकेंगे ऋण पत्र के माध्यम से। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नाम बताना है। देखिए, लिखा है पीएम जन आरोग्य योजना अभियान, ठीक है, 2015 दिखा रहा। पीएम जय वय वंदना होगा ये, ठीक है, वय वंदना योजना बोलते हैं। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी, ठीक है। और आपने देखा कि 2019 में 5 वर्ष पूरे हुए, इसको फिर इसका मतलब एक तरह से कंप्लीट होने का उत्सव मनाया गया। स्वच्छ भारत अभियान, आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत शौचालय निर्माण और जो है पानी की सप्लाई, दोनों चीजें इसके अंदर शामिल होता है। तो ये 2014 हो गया। नीचे क्या लिखा है? पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना। ये है क्या? सरकार चाहती है कि संगठित क्षेत्र के अंतर्गत लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाए। तो एक संस्था है और एक कानून है, ईपीएफ बोलते हैं, ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है। और इसको देख रेख करने वाली संस्था को कहते हैं ईपीएफओ कहते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। हमारे देश में नियम यह है कि जिस कंपनी में 20 या 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वहां पर उनको तमाम सामाजिक सुरक्षा दी जाती है, फंड कटता है, उनको पेंशन दी जाती है और उनको ऑर्गेनाइज, संगठित तौर पर रोजगार में माना जाता है। अब ईपीएफ के अंदर होता क्या है कि कर्मचारी भी योगदान देता है और उसका मालिक भी योगदान देता है। अब मालिक अगर नया कर्मचारी भरे तो इसको योगदान देना पड़ेगा, इसीलिए वो मालिक भरना नहीं चाहता है। सरकार चाहती है कि रोजगार मिले, इसी वजह से संगठित क्षेत्र में रोजगार मिले ज्यादा से ज्यादा लोगों को। तो सरकार ने क्या कहा मालिक को कि तुम्हें अपना योगदान देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी तरफ से योगदान हम दे देंगे, तुम केवल नए कर्मचारियों को भरो और उनको संगठित तौर पर रोजगार दो। यही है पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, ठीक है। पीएम वय वंदना योजना क्या है? जो सीनियर सिटीजन हैं, इनको जो है कि सरकार की तरफ से स्कीम लाई गई इसके अंतर्गत कि आप यदि एक मुश्त पैसा जमा करते हैं तो उसमें एक निर्धारित इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, यानी वो आपको जो है कि पेंशन के रूप में प्रति माह के रूप में मिलेगा। कई बार वृद्ध जन अपनी संपत्ति, मकान बेचने के लिए बाध्य होते हैं। इसमें हुआ कि नहीं, आप अपना पैसा जमा कर दीजिए, ये पूरा पैसा आपको 10 साल के लिए होगा, जमा होगा, रिटर्न मिल जाएगा और उसके ब्याज
को पेंशन का रूप दे करके आपको पेंशन मिलेगा और अच्छा खासा ब्याज उसमें तय किया जाता है ताकि अच्छी मात्रा में पेंशन दी जा सके। तो ये है वय वंदना। वय माने वृद्ध होता है, इसको मैं पढ़ाया हूं, अभी पढ़ाए थे इसको फास्ट ट्रैक कोर्स में जो है, तो ठीक है। क्रैश कोर्स अभी चला था, उसमें भी ये बातें बोली थी। तो वय वंदना योजना, वृद्धों को जो है कि एक सहारा देना, वो पैसा पूरी तरह से 10 साल पूरे होने पर वापस मिल जाएगा। तो ये था वय वंदना योजना। पीएम जन आरोग्य योजना, ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि आयुष्मान भारत का जो आपने देखा वही है पीएम जन आरोग्य योजना। तो ये 4 चीजें हैं, इसी को मिलाना है। तो आप देख ही रहे हैं, पीएम जन आरोग्य योजना 2018, पीएम वय वंदना योजना 2017 और पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना ये है 2015 और स्वच्छता भारत अभियान 2014। तो टॉपिक को जाने रहेंगे तो आपको याद आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है विकास अन्वीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अन्वीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है। तो जानिएगा कि पहले योजना आयोग होती थी, तो योजना आयोग में भी ये होता था, लेकिन अलग अलग 2 विभाग हुआ करते थे। लेकिन यहां क्या हुआ है कि नीति आयोग के अंदर दोनों मिला दिया गया है कि जो भी विकास योजनाएं चलाई जाएं उसका रिव्यू किया जाना चाहिए, मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए, तभी वह सही मुकाम तक पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए नीति आयोग के अंतर्गत ये एक प्रकोष्ठ बनाया गया है जो मॉनिटरिंग का काम करती है विकास योजनाओं के। ये पहले योजना आयोग के अंदर भी होता था, लेकिन वह 2 भागों में बटा हुआ होता था। अब क्या किया है, उन दोनों को मिला करके एक बना दिया गया है और ये नीति आयोग के अंदर कार्य करती है। ये नीति आयोग की कार्यशैली का भी हिस्सा है कि कोई भी योजना चलाई जाए, विकास योजना लाई जाए, उसको समय समय के साथ मॉनिटरिंग हो ताकि उसको सही दिशा दिया जा सके। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा इस पर बहुत फोकस था कि ये जो पेंशन योजना चलाई गई है इस बीच, इनमें से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आप देखिए कि किसानों के लिए भी बनाया गया है, ये छोटे व्यापारियों के लिए भी बनाया गया है, ठीक है, और मजदूरों के लिए बनाया गया है। तो 3 पेंशन योजना इस बीच सरकार ने शुरू की है और लगभग तीनों के जो कंडीशन है एक ही है। क्या है, 18 से 40 वर्ष ये है उसमें प्रवेश का। 18 वर्ष की उम्र में जो प्रवेश करे उसको 55 रुपया देना होता है और जो 40 वर्ष की उम्र में प्रवेश करेगा उसको 200 रुपया देना होगा। क्यों? क्योंकि वह 40 से 60 20 साल ही केवल योगदान करेगा और जो 18 वर्ष की उम्र में आएगा वो कितना, वो जो है कि पता चला कि 42 वर्ष तक योगदान देगा। एक बात, पेंशन कितनी मिलेगी, रिटायरमेंट यानी 60 वर्ष की उम्र के बाद 3000 रुपये। और तीसरा जो कंडीशन लगा था वो सब में यही कंडीशन लगा है कि वह व्यक्ति किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा का हिस्सेदार लाभार्थी न हो। यानी नेशनल पेंशन सिस्टम है, उसमें आपका जो है कि पेंशन चल रहा है तो आपको ये सुविधा क्यों भाई। आप और जो है कि ईपीएफ के अंतर्गत आप सुरक्षा पाए हो तो फिर आपको इसकी सुविधा क्यों भाई। तो कहने का मतलब वहां कंडीशन लगा था कि इन योजनाओं के अगर कोई लाभार्थी है तो उसको ये सुविधा नहीं मिलेगी। वहीं पर ये क्वेश्चन सेट किया गया है और आप सामने देख रहे हैं, राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र है। ये लाइन गलत है क्योंकि वहां रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था कि इस जो एनपीएस का, ईपीएफ का, ठीक है, या अन्य किसी सामाजिक सुरक्षा का लाभार्थी होगा उसको यह सुविधा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए ये वाली लाइन गलत है, इसमें गलत चूज करना था, सही नहीं है। क्या सही नहीं है? तो सही यही नहीं है कि एनपीएस के पात्र को भी आप दे रहे हो, तो ये गलत है, ठीक है। 3000 का मासिक पेंशन ये तो पता ही है, ठीक है।
और ये भी बात है कि ये 1.5 करोड़ रुपए से टर्नओवर, तभी वह छोटा व्यापारी होता है। आप सबको पता है जो आज के डेट में जीएसटी के अंदर टर्नओवर की सीमा क्या रखी गई है, ठीक है, छूट की सीमा, तो वह है 1.5 करोड़ है। तो ये 1.5 करोड़ से नीचे के व्यापारी को, और जीएसटी नहीं, जीएसटी से पहले के भी जो एक्साइज ड्यूटी से छूट मिलती थी वह 1.5 करोड़ ही टर्नओवर पर मिलती थी। वही चीज जीएसटी के अंदर भी ला दिया गया है और वही चीज यहां पर, यानी छोटे व्यापारी कंसीडर किसको करेंगे, जो 1.5 करोड़ के टर्नओवर से कम हो। तो यही एस्पेक्ट है इसके अंदर, ठीक है। आइए, निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सही है, ठीक है। देखिए, ये निधि जो है एक स्टार्टअप शुरू करने के संदर्भ में है, और सरकार जो है कि जो अच्छे 20 स्टार्टअप होंगे उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है, ताकि लोग अच्छे स्टार्टअप की तरफ जाएं प्रमोट करने। और 20 ऐसे स्टार्टअप को प्रतिवर्ष सेलेक्ट किया जाता है और उन्हें जो है कि फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है, ताकि आप अपना कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर के कोई बिजनेस शुरू कर सके। तो यही है निधि कार्यक्रम के अंतर्गत ये किया जाता है, ठीक है। तो इसमें दोनों बातें सही हैं, 1 और 2 दोनों सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर, कारण आर कहा गया है। केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने के लिए उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ठीक है। बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्रित है। नो डाउट इस पर काफी बल दिया गया था बजट के अंदर। आप देखिए कि 16 पॉइंट दिए गए हैं एक एक करके, तो यहां 16 पॉइंट का उल्लेख करके क्वेश्चन बन गया। मेंस आएगा तो उसी 16 पॉइंट को लिखने का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, कि बजट में कृषि या ग्रामीण भारत के विकास के लिए क्या प्रोग्राम है। तो वहीं से आपको वह 16 पॉइंट को इंडिकेट करना पड़ेगा। ये पहले ही हमने बजट पढ़ाते हुए कई बार कहा था कि ध्यान रखिएगा, पॉइंट्स में दिया है, ठीक है। तो कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के केंद्रित है, यानी कहने का मतलब ये तथा आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है। अब देखिए, ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक हमने इसी तरह से इंडेक्स का बनाया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन से इंडेक्स जारी करती है, पूरा उसका एक ही जगह लिस्ट डाल दिए थे। आप देख रहे होंगे कि वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जानते हैं विश्व आर्थिक मंच द्वारा ट्रेवल एंड टूरिज्म का इंडेक्स जारी किया जाता है, और ये 26 नंबर देख लीजिए। यानी हमारे निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दिखा रहा है कि नाबार्ड की स्थापना, ठीक है, आप जानते हैं 12 जुलाई 1982। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1975, ठीक है, बात बहुत पुरानी हो गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना आप जानते हैं कि 1998, ठीक है, और स्वयं सहायता समूह का ये है 2000, इसके बाद 1992 से आता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 4 नंबर सबसे पहले, 1 नंबर 1982, और उसके बाद ये आपका आता है 1992, और ये आता है 1998, 3 नंबर। तो ये हुआ उत्तर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। तो कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना, केवल सूचना तकनीक में नहीं, सभी क्षेत्रों में मतलब मल्टी एरिया में। और आपको पता हो कि इसमें 25 ऐसे क्षेत्र
25 क्या 31 ऐसे क्षेत्र लिए गए थे जिनमें सबको प्रशिक्षित किया जाता है, और जबकि मेक इन इंडिया में 25 ही पॉइंट था, लेकिन यहाँ पर 31 क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने की बात है। केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में, यानी 31 क्षेत्रों में हुनर डेवलप करने पर फोकस किया गया था। तो ये रहे आपके 27 क्वेश्चन, आपको इकोनॉमी से दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये बुकलेट ए का हिस्सा था, ध्यान रखिएगा। अब ठीक हमारे बाद श्री प्रयाग शुक्ला सर जो साइंस के क्वेश्चन को हल करेंगे, आप लोग इंतजार करें, 2-4-10 सेकंड के अंदर वो जुड़ जाएंगे आपके साथ और इसके आगे कंटिन्यू होगा। याद रखिएगा, यूपी पीसीएस का प्रॉपर बैच 19 अक्टूबर और बिहार पीसीएस का प्रॉपर बैच 21 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। हम लोग जब क्रैश कोर्स में इतना कमाल कर सकते हैं तो प्रॉपर कोर्स में आपको पूरी सफलता दिलाने की गारंटी होगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, चलिए सभी लोग बने रहिए। यूपी पीसीएस 2020 सफलतापूर्वक प्री परीक्षा संपन्न हो गई है। पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों ने बेहतर परफॉर्मेंस किया होगा और मुझे पूर्ण आशा है, पूरी इस संस्था को पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग क्वालिफाई करेंगे। ढेर सारे संख्या में लोग क्वालिफाई करेंगे और काफ़ी आप लोगों को राहत रहा होगा पेपर में। पेपर अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग अभी तक पूछ रहे हैं कि पेपर कैसा था, कठिन था, आसान था। तो यह पेपर ना तो कठिन हम कह सकते हैं, ना आसान ही कह सकते हैं। एक मध्यम दर्जे का पेपर था। हाँ, इसमें जो यूपी आयोग का, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परंपरा रही है कि बार बार रिपीट करना, तो पीछे के प्रश्नों को रिपीट भी किया गया है। कुछ फैक्ट की अधिकता है, फैक्ट बहुत ज्यादा संख्या में रखे गए हैं, जिसके कारण से आप देखेंगे थोड़ा सा पेपर कहीं कहीं पर कठिन भी प्रतीत आपको होगा, क्योंकि फैक्चुअल पेपर है कुछ जगहों पर। दूसरी निराशा हल्की सी मुझे हुई है मेरे सब्जेक्ट में। 2019 में आप देखेंगे 22 से 25 प्रश्न थे जनरल साइंस से, इस बार यह संख्या 12-13 पर आ गई है, तो संख्या घट गई है, संख्या यहां पर कम हुआ है। बाकी अगर आने देखेंगे तो ज्योग्राफी के पेपर हों, इकोलॉजी एनवायरमेंट के पेपर हों, बैलेंस रहा है। मुझे जनसंख्या निरीक्षण के भी प्रश्न कम दिखे हैं या नहीं दिखे हैं। तो आप देखेंगे कि प्रश्नों में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव हमको दिखाई दे रहा है। सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोग नमस्कार। एक बार सभी लोग जुड़ जाइए और जो सारे लोग हों थोड़ी सी क्लास को शेयर भी कर दीजिए। सभी लोग एक सटीक आंसर के साथ एक विश्लेषणात्मक उसमें आपके सामने सारी चीजें प्रस्तुत की जाएंगी। अभी राजू सर ने इकोनॉमी के पोर्शन पर काफी आपको एक गहनता से सिर्फ आंसर बताना कि बी सी डी वो तो अलग बात है, चीजों को विश्लेषण करके कि जिससे कोई वहां पर कंफ्यूजन ना रह जाए। आप उस समय का इंतजार न करें कि आयोग आंसर की देगा। मतलब आज तो आप इंजॉय ही करेंगे, आज पेपर दिए हैं तो सभी को एंजॉय करना भी चाहिए, लेकिन अगले 1-2 दिन में आप जिससे अपने मेंस की तैयारी पर लग पाएं। तो आइए हम साइंस के सबसे पहले प्रश्न लिए हैं, जो हमारा पोर्शन है। मुख्य रूप से थोड़ी सी मुझे निराशा है क्योंकि प्रश्नों की संख्या घटी है, लेकिन जो भी प्रश्न पूछे गए हैं अधिकतर प्रश्न वह क्लास नोट से हैं। प्रश्न की संख्या कम है। पिछले बार तो 22-23 प्रश्न थे, इस बार 12-13 प्रश्न हैं, तो 10 प्रश्नों का मेरा लॉस है, मेरे विषय का लॉस है थोड़ा सा। अभी तक आप देखेंगे 15-16 से अगर आप देखें पिछले 5 बार वर्ष में, तो 22 से लेकर के आप देख रहे थे 25, 28, 30, 32 तक प्रश्न पूछे गए, लेकिन इस बार थोड़ा सा संख्या इनका कम हुआ है, संख्या इनकी घटी है। तो पहला प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे हो, आइए विषय पर सीधे आते हैं बिना समय को ओ किए हुए। ठीक है, आप देखेंगे निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है। तो यहां पर आप पहला एक विकल्प दिख रहा है क्लोरोफिल, कोलेजन, केराटिन और मायोग्लोबिन। तो राइट आंसर ऐसे इसका आप पाएंगे कि क्या है, मायोग्लोबिन होगा। मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जैसा ही होता है। आप जब ऐसे पढ़े होंगे मुख्य रूप से टिश्यू सिस्टम, मुख्य रूप से टिश्यू सिस्टम पढ़े होंगे। मायोग्लोबिन क्या बात है, थोड़ा सा वाचिंग है, क्यों कुछ समस्या हुई है क्या? संख्या क्या आप देख नहीं पा रहे हैं मुझे?
आप मुझे देख पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है, एक वाचिंग 700 तक थे, आपको मिलेगी। ठीक है, सभी लोग बने रहिए, सभी लोग बने रहिए। थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसके कारण से अब सही हो गया है। ओके ओके, सभी लोग लौट आइए, सभी लोग लौट आइए। संख्या को थोड़ा फिर जैसे था वैसे मेंटेन करिए, तब मैं एक एक प्रश्न को आगे लेके चलूं। तो पहला इसमें था निम्नलिखित में किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह आयरन की बात कर रहा है कि विद्यमान होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो डी आंसर था इसका मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन आप जब टिश्यू सिस्टम भी पढ़े थे तो वहां पर आपने देखा था कि लौह की मात्रा वैसे हीमोग्लोबिन जैसा ही है। हीमोग्लोबिन में भी हीम और ग्लोबिन, हमने उस समय हीमोग्लोबिन के संदर्भ में आपको बताया था कि ब्लड में हीमोग्लोबिन में हीम को हमने कहा था कि एक पिगमेंट है, रंग देने वाला है, और ग्लोबिन को हमने प्रोटीन कहा था। क्या कहा था? प्रोटीन कहा था। उसी से मिलता जुलता अगर आपको हीमोग्लोबिन की बात याद रही होती तो यह आंसर आप जरूर सही लगाए होंगे। तो मायोग्लोबिन इसका राइट आंसर होगा। बड़ा आसान सा प्रश्न था। दूसरे प्रश्न पे आएंगे। 89 प्रश्न संख्या था, जो 89 ए सीरीज का यह प्रश्न है। ए सीरीज में 89 नंबर पे यह प्रश्न था। साउंड नहीं आ रही थी, क्यों? संख्या कोई बात। ओके, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। आप देखेंगे जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन, यहां पर आप देखेंगे कि उत्परिवर्तन, संयोजन, प्रतिरूपण और प्रजनन 89% था। आप देखेंगे कि अनुक्रम आधार में परिवर्तन, आप देखेंगे कि जीन के पूरे सेगमेंट से ही मुख्य रूप से क्या होता है? गुणसूत्रों का निर्माण होता है, क्रोमोजोम का निर्माण होता है। और क्रोमोजोम एक तरह से, जीन तो हमारे जेनेटिक गुणों के वाहक हैं जिस पर कोड के रूप में पूरी जेनेटिक सूचनाएं अंकित रहती हैं। अगर उसमें परिवर्तन कर दिया जाए, या बहुत बार मैंने पढ़ाया है, हर बार इसको बताते रहते हैं कि अगर इसमें परिवर्तन एक बार कर दिया जाए तो किसी भी प्रकार के इच्छित जीवों के गुणों में परिवर्तन किया जा सकता है। या जो वर्तमान की पूरी हमारी चिकित्सा है, एक नए दिशा में जो जा रही है, वहां पर भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग ब्रांच का उपयोग करके जीन में परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन यहां पे प्रश्न था जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाएगा? तो यहां पर मुख्य रूप से उत्परिवर्तन कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। वैसे म्यूटेशन थ्योरी को तो ह्यूगो डी व्रीज ने प्रस्तुत किया था, तो उत्परिवर्तन इसका राइट आंसर होगा। तो जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाएगा? यहां पे राइट आंसर लगा लीजिएगा ए, उत्परिवर्तन। तो सभी लोग ए आंसर लगा लीजिए, मिलाते चलिएगा। यह भी हमने आपको कई बार क्लास में बताया है। आइए, एक थोड़ा सा ऐसा प्रश्न था कि फायर अलार्म में, थोड़ा सा नया प्रश्न था जो कि क्लास में नहीं डिस्कस किया गया था अभी तक इसके पहले, कि एक तरह से आयोग ने नया प्रश्न लाया है कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। क्या था? 91 प्रश्न पे आप देखेंगे कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग क्या है भाई? अच्छा, जो बिना, ओके हाँ कभी नहीं आता। हाँ, एक दो दिन की पढ़ाई तो मैं पहले भी कहता हूं, आप लोग इतना परेशान रहते हैं। और कई दिन मैंने आपसे बात भी किया था, कई सारे लोगों की जब बात हुई किसी बहुत सारे स्टूडेंट से, तो लोग बोलते हैं सर ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले। तो इसलिए 2-3 दिन का बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। हाँ, बहुत 2-3 दिन में आपकी करंट की कुछ चीजें हो सकता है रिकॉल कर ले, नहीं तो पहले से जो आप, क्योंकि तैयारी तो एक सतत प्रक्रिया है जो आप लगातार एकेडमिक से लेकर के आज तक किए हैं, सब कुछ का यूज उस पूरे टाइम में होता है, सभी ज्ञान का उपयोग आप वहां पे कर पाते हैं। तो फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आप देखेंगे कि वैसे राइट आंसर इसका फोटोसेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फोटोसेल होना चाहिए। जो फायर अलार्म होता है एक तरह सूचना के लिए होता है, या एक साउंड इसमें से उत्पन्न की जाती है जो सूचना प्रदान करता है किसी भी समस्या के
आने पर। तो फोटो सेल, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रो फोटो वेव्स की बात किया होता तो ज्यादा सही होता, लेकिन तब भी जो राइट आंसर के करीब है उसको हम फोटो सेल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फोटो सेल कह सकते हैं। कहीं पर आप देखेंगे कि उपरोक्त में से कोई नहीं भी इसका विकल्प एक लिखा हुआ है डी, लेकिन हमको जहां तक लगता है कि ए के साथ जाना चाहिए। किसके साथ जाना चाहिए? ए के साथ जाना चाहिए, फोटो सेल। वैसे कुछ आंसर आप देखेंगे आयोग पर भी डिपेंड करता है, इसलिए 100% तो हम नहीं कह सकते कि यही होना चाहिए, क्योंकि अगर जो शब्द का उपयोग किया गया है आप देखेंगे गूगल्स पे या कहीं पर भी, तो उसमें आप फोटो सेल ना समझ करके अन्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो लेकिन जहां तक आंसर लग रहा है करीब सबसे आंसर फोटो सेल इसमें होना चाहिए, तो इसका ए आंसर होगा फोटो सेल। ठीक है? क्यों ये वाचिंग घट बढ़ रही है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? आइए 93% पे आते हैं। 93% पे आते हैं। साल तो अच्छा ही गया था। थैंक्स सर। आप ओके, थैंक यू शिवेंद्र सिंह जी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? आप देख रहे हैं यहां पे नहीं कहा है थर्मोप्लास्टिक। हम जब आपको मुख्य रूप से प्लास्टिक पढ़ाए थे, बहुत सारे प्लास्टिक की चर्चा किए थे, टेफ्लॉन की चर्चा किए थे, वहां पर आप पॉलीथीन की चर्चा किए थे। वहीं पर हमने सबसे पहले चर्चा किया था कि प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक को हमने कहा था कि जो टेम्परेचर के साथ पिघल जाते हैं और जब टेम्परेचर हटा लिया जाता है तो पुनः क्या होते हैं? चला गया है क्या इस टीवी? समस्या हो रही है। अभी बीच में 450 फिर गया था। फिर थोड़ी सी कुछ टेक्निकल एरर हो गया है, चीजें हैं। धैर्य बनाए सर, फायर वाले का। चलिए, सारी चीजें सही हुई हैं, सही हुई हैं। थोड़ा सा मुझे आशा है कि अब सही चलेगा। हाँ, टेक्निक चेंज करना पड़ेगा। टेक्निक चेंज का मतलब क्या है? टेक्निक में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ प्रश्न में। आप देखेंगे कि अगर आपका कॉन्सेप्ट किसी भी टॉपिक पे है तो आप प्रश्न बहुत आसानी से कर सकते थे। पीछे के प्रश्न रिपीट भी हुए हैं। अगर पिछले 10 वर्ष के प्रश्न भी आपने सॉल्व किए हैं तो काफी संख्या में प्रश्न वहां से भी रिपीट हुए हैं, वहां से भी। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई अलग प्रकार का पेपर था। हाँ, फैक्ट जब होंगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इसमें फैक्ट बहुत ज्यादा था, सही तौर पर चीजें पूछी गई थी, इसलिए यहां पर गलती होने के चांसेस भी हैं। इसलिए मेरिट बहुत ज्यादा भागने वाली नहीं है, उस पर अलग से डिस्कशन किया जाएगा। तो यहां पे हम देख रहे थे निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक, बहुलक मतलब पॉलीमर्स की बात कर रहा है, कि एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो थर्मोप्लास्टिक नहीं है, आप देख रहे हैं नहीं की बात कर रहा है। टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीथीन, ये तीनों ही क्या है? थर्मोप्लास्टिक हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि नियोप्रीन की यहां पे बात किया है, जो इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? नियोप्रीन। तो बी आंसर इसका राइट होगा, नियोप्रीन। कभी कभी रुक जा रही है, हाँ मैं समझ रहा हूं। हाँ, पूछा गया है। ओके, आइए आते हैं 95 प्रश्न संख्या थी, ए सीरीज का है प्रश्न, आप देख लीजिएगा। ए सीरीज में 95 नंबर पे था, मुझे ए सीरीज ही मिला था पेपर सॉल्व करने के लिए। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? मैं हर क्लास में, चाहे ऑफलाइन की क्लास हो, ऑनलाइन की क्लास हो, इस प्रश्न को जोर दे करके हर बार बात किया है, और हूबहू प्रश्न है, हमने हर नोट्स में भी लिखाया है। जितने लोग इसमें से वह लोग देख रहे होंगे जो क्लास में रहे होंगे, वह सारे लोग यह प्रश्न हम कई बार इसको सॉल्व कर चुके हैं कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित। मैंने कहा था आपसे कि पाचन जो शुरुआत होती है वह तो बक्कल कैविटी से होती है, मुख गुहा से होती है। लेकिन मुख गुहा में मुख्य रूप से 3 बेसिक एंजाइम निकलते हैं, जिसमें हमने 3 बेसिक एंजाइम की जो बात किया था, उसमें हमने आपने देखा था कि टाइलिन की बात किया था, माल्टेज और लाइसो एंजाइम की बात किया। मुख्य रूप से यह कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम है।
और दूसरे बात हमने कहा था फेरिंक्स और ऑसोफेगस में पाचन क्रिया नहीं होती है। अब भोजन पहुंचता है स्टमक में, आमाशय में। आमाशय वह जगह है जहां पर प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है और भोजन सर्वाधिक समय तक भी रहता है, 3 से 4 घंटे तक। दोनों हमने वहां पे कहा था कि पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आमाशय में भोजन सर्वाधिक समय तक 3 से 4 घंटे तक वहां रुकता है। साथ में यहीं पर प्रोटीन का सबसे ज्यादा पाचन होता है। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो मुख गुहा है वहां पे प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ है। तो यहां का मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो प्रारंभ कहां होगा? आमाशय में होगा। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, आमाशय में होगा। बहुत एकदम इजी प्रश्न था, इजी प्रश्न था। कुछ लोग यकृत पर कंफ्यूज हुए होंगे, लीवर पर कंफ्यूज हुए होंगे। तो लीवर तो एक ग्लैंड है, पाचन क्रिया में इसका बहुत बड़ा योगदान नहीं है डायरेक्टली। लीवर के तो बहुत सारे कार्य हमने आपको गिनाए हैं, लगभग 500 प्रकार के लीवर कार्य करता है और शरीर में सबसे मुख्य अंग के रूप में है, जो कि एक ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में कार्य करेगा। लेकिन यहां पर जो उसके द्वारा प्रोटीन को पचाने वाले तमाम प्रकार के चीजों को उत्पन्न तो किया जाता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन जो प्रारंभ होता है वो हमारे आमाशय में शुरू होता है, स्टमक में शुरू होता है। तो राइट आंसर इसका क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे, स्टमक। अगले पे आते हैं। यह भी एकदम इजी प्रश्न था, सभी लोगों ने सही किया होगा, या पढ़ने की कोई इसमें नहीं है कि श्रेय लेने की बात है कि हमने पढ़ाया। ये बहुत आसान सा प्रश्न था कि मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। निम्नलिखित रोग हो जाता है। अब पालिश किए हुए चावल, आपको विटामिन जब हमने पढ़ाया था तो हमने जब बी कॉम्प्लेक्स वाले विटामिन शुरू किया था तो हमने B1 की बात किया था वहां पे, B1, जिसको आपने थायमीन कहा है। क्या कहा है? थायमीन। यहीं पर हमने कहा था कि B1 थायमीन से क्या होता है? कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और हमने कहा था कि बेरी बेरी रोग कोई इकलौता रोग नहीं है, बल्कि बेरी बेरी रोग 3 रोगों का समूह है, जिसमें 3 डिजीज एक साथ हो जाती है। मुख्य रूप से कार्डियक मसल्स, जो हार्ट को बनाने वाली पेशियां हैं, वह कमजोर हो जाती हैं। पैरालिसिस की समस्या आती है, लकवा जैसी समस्या आती है, तथा इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे भोजन का मेटाबॉलिज्म भी प्रभावित हो जाता है। और जो B1 थायमीन है, या इसका मुख्य स्रोत क्या है? अनाज के ऊपरी परत है, अनाज के ऊपरी परत। जैसे आप देखेंगे कि गेहूं के चोकर में या चावल के ऊपर पालिश किए हुए भाग में उपस्थित रहेगा। गोल्डन राइस भी इसी संकल्पना पर बनाया गया है, जहां पर गोल्डन राइस के लिए तो विटामिन ए की बात किया गया है। गोल्डन राइस की बात किसके लिए किया गया है? वह तो ए के लिए किया गया है। लेकिन B1 के लिए क्या किया गया है कि B1 से मुख्य रूप से क्या होगा? बेरी बेरी रोग होगा। क्यों? क्योंकि यह कहां पर उपलब्ध है? चावल के या अनाजों के ऊपरी परत में उपस्थित होता है मुख्य रूप से B1। और इसकी अल्पता हो जाए, इसकी कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज होती है? बेरी बेरी रोग हो जाता है, जिसमें लकवा मारने की समस्या होती है, हार्ट की पेशियां कमजोर हो जाती हैं, तथा डायरिया भी बना रहता है। तो आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। 99वां प्रश्न था, 99 प्रश्न था ए सीरीज में कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? जब भी मैं इस प्रश्न को आपके सामने डिस्कस किया हूं कभी भी, तो वहां पर हमने एक बात कहा है कि रक्त के थक्का जमाने में कई सारी चीजों का उपयोग है। जैसे विटामिन के का योगदान है, प्रोथाम्बिन का उपयोग है, वहां पर आप देखेंगे प्लेटलेट्स का उपयोग है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन का उपयोग है, कैल्शियम का उपयोग है। ये कई सारी चीजें जब आपस में मिलती हैं कि रासायनिक अपक्रिया के माध्यम से तो रक्त का थक्का जमता है। लेकिन विटामिन के मुख्य रूप से ऐसा विटामिन है जो लीवर द्वारा प्रोथाम्बिन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, मतलब ए आंसर हो जाएगा इसका। तो 99 का क्या राइट आंसर है? विटामिन के, या रक्त के थक्का जमाने या ब्लड क्लॉटिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार विटामिन है। आइए अब 101वें प्रश्न पे आते हैं। यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न था, थोड़ा सोचने वाला प्रश्न था, बायोलॉजी खंड से यह प्रश्न था कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प दे रहा था कि मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा इसका विकल्प दिया था यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। जब हम आपको पढ़ा रहे थे ब्रेन सिस्टम, या आपने पढ़ा होगा कहीं से भी, तो ब्रेन के 3 पार्ट आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपने पहला जो ब्रेन का हिस्सा पढ़ा होगा जिसको आपने कहा था अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन की बात किया था।
वहां पर आप जब पढ़े होंगे मेडुला ऑब्लांगाटा और सेरिबेलम की बात मैंने किया था, दो की बात किया था, मेडुला ऑब्लांगाटा और सेरिबेलम। तो मेडुला ऑब्लांगाटा क्या करता है, हार्ट की गति को नियंत्रित करता है, उसके बीट को नियंत्रित करता है, जबकि सेरिबेलम क्या करता है, हमारी ऐच्छिक पेशियों के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है और मुख्य रूप से हमारा संतुलन बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें दोनों बातें सही कही जा रही हैं। मतलब मस्तिष्क हृदय की गति को भी नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी है, दूसरा शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी है। प्रश्न पूछ रहा कि सही उत्तर चुनिए, सही उत्तर चुनिए, मतलब एक भी सही है और दो भी सही है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मतलब एक दो दोनों सही है, ठीक है, एक दो दोनों सही है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न थे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। 103 प्रश्न, 103 नंबर पे जो प्रश्न है ए सीरीज में कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। आप देखेंगे कि शिलाजीत, सुहागा और एक तो विकल्प था ऊपर में से कोई नहीं या तीनों नहीं थे, हींग। जब आपको हम बॉटनी वाला पोर्शन पढ़ाए थे तो हमने पौधों के कुछ उत्सर्जी पदार्थों की चर्चा करते हैं, पौधों के उत्सर्जी पदार्थों की चर्चा करते हैं, और वहीं पर हमने कहा था कि जड़ों के उत्सर्जन के द्वारा मुख्य रूप से हींग को प्राप्त किया जाता है। किसको प्राप्त किया जाता है, हींग। तो हींग मुख्य रूप से जड़ से प्राप्त होने वाला एक उत्सर्जी पदार्थ है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, हींग। 103 का राइट आंसर क्या होगा, ए, हींग। आइए 105वें प्रश्न पे आते हैं। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। मजाक नहीं करता है, ऐसी कोई बात नहीं, कोई मतलब आसान प्रश्न है लेकिन इतना भी आसान नहीं है। आइए 105 में कहा गया है कि निम्न दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर में कहा गया है। मतलब एक कथन है, दूसरा कारण है। तो पहला कथन क्या है कि सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मात्रा में होती है। इसका कारण क्या गया है कि प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। भाई सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मात्रा में मीठी होती है, यह तो बात सही है। प्रतीप शर्करा अधिक मात्रा में, यहां पे एक कुछ छूट गया है, मीठी होती है, यह सही है। दूसरी बात है प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो दोनों बातें सही हैं और इसी से संबंधित हैं। तो मेरे हिसाब से यह ए आंसर होना चाहिए। लेकिन यहां पर ऐसे विकल्पों में आयोग कभी कभी बी विकल्प भी आंसर देता है। बातें तो दोनों सही कह रहा है लेकिन व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैंने जो समझ पाया है, मेरे समझ के हिसाब से यहां पर व्याख्या भी हो रही है, मेरे समझ के हिसाब से व्याख्या भी हो रही है। इसीलिए इसका ए राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन हमको इस आंसर के लिए आयोग का वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी आयोग दोनों को सही मानता है और व्याख्या भी नहीं मानता है। नहीं माने तो उस कंडीशन में बी आंसर हो सकता है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि इसका राइट आंसर ए होना चाहिए, कि मतलब व्याख्या भी इसमें है। बातें तो दोनों सही हैं, बातें दोनों सही हैं। आइए यहां पर एक दिख रहा है कि सूची 1 तथा सूची 2 से सुमिलित कीजिए। थोड़ा इसको छोटा करिए, हल्का सा फॉन्ट इसका, तो एक सेकंड, हाँ इसका थोड़ा सा ये बस जी। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। बहुत आसान सा प्रश्न था, केमिस्ट्री के हर उसमें आप पाते हैं, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा हुआ प्रश्न है कि सोडियम, पारा, चांदी और सीसा को यहां से मिलान करना था। इसमें से अगर एक दो भी आपको पता होता है, चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है, यह भी आप है। पारे को आप जानते हैं कि यह कमरे के ताप पर द्रव, एक धात्विक द्रव है, यह भी पता था आपको। आप देखेंगे कि सीसा क्या है, एक उचालक पदार्थ है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सोडियम क्या है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है इसको। तो ये इसके आंसर थे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप इसको आपने शायद मिलाया होगा, क्या मिलाया होगा, राइट आंसर सी होगा। इसका सी। आपको अगर चांदी भी पता है तो आप देखेंगे चांदी क्या है, विद्युत का अच्छा सुचालक, ए से मिला दीजिए, सी को 1 में, देखिए सी का 1 आ गया वहां पे। लेकिन इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि पारा क्या है, पारा कमरे के ताप पर द्रव है। इसके अलावा सोडियम को 4 से मिला दीजिए और सीसा को कुचालक से मिला दीजिए, मतलब 3 से मिला दीजिए, तो राइट आंसर आ जाएगा। तो 107 का राइट आंसर था सी। आ जाइए 109वें प्रश्न पर।
109वें प्रश्न ए सीरीज में यह प्रश्न था। यहां पर था कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। बढ़िया अच्छा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है, मतलब इसमें से कौन से प्राकृतिक पदार्थ की यहां पे बात कर रहा है। कृत्रिम पदार्थ नहीं है मतलब वह प्राकृतिक पदार्थ है। कृत्रिम मतलब जिसको बनाया गया हो प्रयोगशाला में या कहीं अन्य विधि से, और यहां पे पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा प्राकृतिक पदार्थ है। उल्टा समझना था इसका, तो यहां पे दिखा है फाइब्राइन, लेक्सान, नियोप्रीन और टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन एक प्लास्टिक है, नियोप्रीन भी एक पॉलीमर्स है और लेक्सान भी एक पॉलीमर्स है। जबकि फाइब्राइन क्या है, मुख्य रूप से सिल्क आपने पढ़ा होगा अगर कहीं पर, सिल्क के द्वारा निकाला गया एक प्रोटीन होता है। तो सिल्क तो क्या है, एक जीव है, सिल्क के कीट होते हैं उनसे द्वारा निकाला जाता है। तो यह एक सजीव हो गया, लिविंग हो गया, तो उसके द्वारा प्राप्त एक प्रोटीन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए फाइब्राइन। क्या राइट आंसर होगा, ए फाइब्राइन। मेरा ये गलत हुआ सर, वो कोई बात नहीं, एक दो प्रश्न तो गलत होने ही दीजिए, सारे प्रश्न सही करने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रश्न गलत भी होने चाहिए, कुछ प्रश्न गलत होने चाहिए। आइए, यह भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, मिलान करने वाला प्रश्न था कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए, नीला थोथा, इओसिन, सिल्वर आयोडाइड, जिंक फास्फाइड। मैं केमिस्ट्री का प्रश्न है, यह केमिस्ट्री का प्रश्न है। हम आपको बताते हैं, पहले ही कई बार बता चुके हैं कि ऐसे प्रश्न में आपको केवल याद करना होता है। यह भी एक तरह से रिपीटेड प्रश्न है, पीछे यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे पूरे पेपर में, जिसने 10 साल का पेपर सॉल्व किया था, वहां से भी आपको कई सारे प्रश्न मिल जाते हैं। यूपीपीसीएस की स्ट्रेटजी में यह भी है कि 10 वर्ष के प्रश्नों को आप सॉल्व जरूर करें, हर बार बोला जाता है। आप देखेंगे इसका राइट आंसर तो सी, आप देख पा रहे होंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, कि सी है। सी है क्यों भाई, कि आप देख रहे हैं कि नीला थोथा कवकनाशी है। नीला थोथा क्या है, कवकनाशी है। दूसरा है कि इओसिन को आप 3 से मिला दीजिए, लाल स्याही इससे बनती है। सिल्वर और आयोडाइड मुख्य रूप से कृत्रिम वर्षा है, और जिंक फास्फाइड क्या है, रोडेंटोनासी है। या कई बार पूछा गया है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने इसको सही किया होगा, इसको सिर्फ याद रखना था। आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा 139वें प्रश्न पे आइए। इस प्रश्न को आप अगर कहें हम कि एनवायरमेंट का भी मान सकते हैं, इकोलॉजी एनवायरमेंट का भी मान सकते हैं, और साइंस का भी मान सकते हैं, दोनों का मान सकते हैं, क्योंकि इकोलॉजी एनवायरमेंट दोनों में सम्मिलित होता है। स्पष्ट नहीं दिख रहा है कहां पर, सर जी 2016 में पूछा गया था, सही कर रहे हैं। हमने कहा ना ये सब रिपीटेड प्रश्न, पिछले 5-7 साल के प्रश्न आप देखते तो कई सारे प्रश्न आपको वहां पे मिल जाते। 139 में आप देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय पहले आप देखिए कि कौन कौन से होते हैं। अगर आपको यह बात याद है क्लियर रूप से, तो ऐसे प्रश्न आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड में तो कोई विवाद नहीं है ही वह ग्रीन हाउस गैस में आती है, मीथेन भी आती है, सीएफसी इसमें नहीं विकल्प में दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वह भी उसमें आती है, साथ में ओजोन भी आएगा। तो इसमें बचा क्या, नाइट्रोजन ऑक्साइड बचा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। तो आप देखेंगे जो साइंस के प्रश्न थे, मैं तो ओजोन लगा दी, नहीं, ओजोन नहीं होगा, ओजोन तो होता है, अभी आप देखिएगा उसको सर्च करके, मैंने क्लास में भी बताया है कि कौन से गैस, उसमें आप देखेंगे कि हमने कई बार इसको बताया है। तो यह प्रश्न तो रहते ही है ऐसे प्रश्न। इसमें से जो लोग कह रहे हैं कि पेपर बहुत कठिन है, इसका मतलब उन्होंने पीछे के प्रश्नों को सॉल्व नहीं किया है। अगर पीछे के प्रश्न आप सॉल्व किए होते तो मैं आपको बता रहा हूं तो जिन लोगों ने पेपर को नहीं सॉल्व किया था उनके लिए ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि पेपर आसान ही है, एकदम पेपर आसान नहीं है। पेपर ना तो बहुत कठिन है ना तो आसान है। हाँ, पिछले वर्ष के प्रश्न से थोड़ा सा वहां पर देखेंगे आप, पिछले बार आपको थिंकिंग ज्यादा करनी पड़ रही थी। आप पॉलिटी के प्रश्न देखे होंगे या देखेंगे, अभी पॉलिटी के प्रश्न देखेंगे कि वहां पर पिछले बार किस तरह के प्रश्न बनाए गए थे। इस बार क्या है, डायरेक्टली प्रश्न है, फैक्ट है। तो जहां पर फैक्ट होता है वहां पर गलती भी होने की चांसेस बढ़ जाते हैं और माइनस मार्किंग में समस्या उत्पन्न होती है।
अब आइए हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो किससे संबंधित है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट से संबंधित है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट का वर्तमान में पिछले 5 वर्ष से देखेंगे एक महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न कम थे, 13 प्रश्न हमने 14 प्रश्न सॉल्व किए हैं और बाकी आप देखेंगे कि 13 प्रश्न में से एक प्रश्न तो आप उसको भी इकोलॉजी इन्वायरमेंट का मान सकते हैं, इकोलॉजी इन्वायरमेंट से में रख सकते हैं। तो हम कहते हैं कि मुख्य रूप से कि वह कितने प्रश्न होंगे कि 12 प्रश्न ही मान लीजिए साइंस के हैं, जिसमें से 7 प्रश्न आपको दिख रहे हैं कि बायोलॉजी से और शेष फिजिक्स और केमिस्ट्री से प्रश्न आए हुए थे। अब हम आते हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट पर। यहां से लगभग 20 से 22 प्रश्न पूछे गए हैं। पिछले 5 वर्ष से रेशियो चल रहा है, लगातार 20-22 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। केवल धोखा कहां पे हुआ है, साइंस के साथ। इस बार साइंस के साथ थोड़ा कम प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न में देख पा रहे हैं आप, पहले संख्या पे यह प्रश्न था कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। एक तरह से इसको आप रख सकते हैं कि यह करंट का प्रश्न है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ यह करंट का प्रश्न है। तो इसमें तो आपको याद होना चाहिए यह करंट का प्रश्न था एक तरह से 2019। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी 2019, यह करंट से संबंधित था। आइए 13वें प्रश्न पे आते हैं। यह भी एक तरह से इकोलॉजी एनवायरनमेंट का प्रश्न है, लेकिन करंट को रिलेट करके पूछा गया है कि वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस समय पूरे हर चीज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात चल रही है। डाइवर्सिटी जब भी खतरे में पड़ती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हमेशा हर सम्मेलन में आप सुनाई आपको देगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई है, वह प्रतिवेदन था आवर कॉमन फ्यूचर। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है तो आवर कॉमन फ्यूचर की बात है, क्योंकि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा तो हमारे फ्यूचर, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए चीजें हम प्राकृतिक चीजों को हम उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, उनमें क्षरण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा आवर कॉमन फ्यूचर। आपके हम ज्यादा कमेंट नहीं देख रहे हैं, थोड़ा हम समय के उसके हिसाब से चल रहे हैं। अगला है कि वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन है। बहुत अच्छा प्रश्न था, एक तरह से पुस्तक का यह प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है, इस अच्छे प्रश्न थे इस समय, रेचल कार्सन। नया प्रश्न था साइलेंट स्प्रिंग, जिसके विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन की गति मिली थी, के लेखक है। आपको याद होगा कि जो मैंने आरओ के लिए करंट की वो किया था, क्लास लिया था, उसमें इस प्रश्न का मैंने डिस्कस किया है। जो मैंने आरओ के लिए करंट की क्लास लिया था उसमें मैंने इस प्रश्न का डिस्कस किया था, रेचल कार्सन के बारे में वहां पे। तो सी आंसर होगा। 29वें प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख नहीं है। प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, बहुत अच्छा था। अब आप देखेंगे कुछ लोग आंसर देते आपको मिलेंगे कि जंगलों में आग लगा देना, कोई एक कारण नहीं कि सिर्फ जंगल में आग लग जाने से जो प्राणियों का विलुप्तीकरण नहीं हो जा रहा किसी पर्टिकुलर में। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि जंगलों में आग लगा देना, जंगल में नहीं करा, जंगलों में, मतलब ढेर सारे जंगलों में अगर आप आग लगा देंगे या जंगलों में लगातार आग लगती रहेगी तो डायवर्सिटी खतरे में पड़ेगी, बहुत सारे प्राणी या बहुत सारे जीव वहां पर विनष्ट हो जाएंगे। यहां पर वन प्राणियों का अवैध वाणिज्यीकरण, व्यापार और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। अब इसमें प्रमुख नहीं है, इसमें आप देखेंगे जनसंख्या, यह प्रश्न इतना मुझे मतलब उलझाया है यह प्रश्न कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। अगर देखा जाए तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि भी कहीं न कहीं कारक है कि वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का, क्योंकि जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो जो उनका हैबिटेट है प्राणियों का वह खतरे में आ रहा है। लेकिन हम डी के साथ गए हैं, बाकी इसके मेजर कारण है यह थोड़ा माइनर मुझे लग रहा है। बाकी क्या है कि मेजर लग रहे हैं या थोड़ा माइनर लग रहा है। तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के साथ हम गए हैं, पर सी पर लगा दी थी। चलिए, तो आप इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। क्या राइट आंसर लगाएंगे, हम इसके साथ गए हैं, इसको हम वेट करेंगे कहां का आंसर आने का। वैसे शायद रिपीटेड प्रश्न भी है। आइए, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में, रामसर साइट देखिए कई बार पूछा जा चुका,
रामसर साइट को कई बार पूछा गया है, चाहे वह इंडिया के लेवल पे पूछा गया हो, यहां पर इसने उत्तर प्रदेश के उस पे पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों पर, तो यह एक तरह से फैक्ट था। ऐसे प्रश्नों के गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए पेपर को थोड़ा कुछ लोग टफ वही बता रहे हैं। तो यहां पर अगर आपको 6 याद था तो आंसर आपका सही होगा। 6 स्थान इसमें रखे गए हैं उत्तर प्रदेश के। कितने स्थान हैं? 6। तो सीधे सीधे फैक्ट था जिसको आपको याद रखना था। आइए 77वें प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रम के अनुसार में व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम। तो आप देखेंगे इसमें जो राइट आंसर होगा 3, 1, 2, 4 होगा। 3, 1, 2, 4 होगा। तो राइट आंसर सी आपने शायद मिलान कर लिया होगा। सन के संबंधित प्रश्न था एकदम सीधे तौर पर, यह भी एक तरह से फैक्ट था। किशन सिंह जी क्या कर रहे हैं? मन लगा के पढ़े, आंसर बहुत गलत कर रही है। सर मैं ओके। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिएंट्स, चाहे वह जीव के संदर्भ में न्यूट्रिएंट्स, तो जीव के न्यूट्रिएंट्स में तो आप न्यूट्रिशन कहते हैं उसको। भाई न्यूट्रिशन में आप करते क्या हैं? पोषक तत्वों को ही प्राप्त करते हैं। तो जो पौधे हैं वह भी न्यूट्रिएंट्स को ही प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें पूछा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? एक तरह से अगर देखा जाए तो जैसे जैव भूगर्भिक चक्र लिखा था, जैविक चक्र लिखा था, या पारिस्थितिकी अनुक्रम लिखा था। यहां पर प्रश्न एकदम था क्योंकि रसायन चक्र यहां पे होता है। वास्तव में जो भी न्यूट्रिशन की प्रक्रिया होती है वह अंतिम रूप से रासायनिक स्तर पर संपन्न होती है, क्योंकि जो पदार्थों का न्यूट्रिएंट्स का को जीव प्राप्त करता है वह रासायनिक आधार पर प्राप्त करता है। तो यहां पे रासायनिक शब्द के साथ हमको जाना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैव भू रसायन चक्र। और किसी में देखिए कि रसायन शब्द का उपयोग नहीं किया गया था। अगर आप रसायन शब्द को ही ध्यान में रखे होते तब भी आंसर आपका सही होगा। यहां पे हरित गृह प्रभाव, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, के अभाव में यहां पे कुछ मिस्टेक लग रहा है। भू सतह का, यहां पे भू सतह होगा, भू सतह का औसत तापमान होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर इसका राइट आंसर -18 डिग्री सेंटीग्रेड। यह हर जगह आपको मिलता है। आपने इसको तो कई बार आपने देखा होगा। सर एग्जाम हॉल में इतना माइंड में नहीं आता, बात तो सही है। प्रेशर होता है, यही तो एग्जामिनेशन सिर्फ ज्ञान का मूल्यांकन नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि ज्ञान का मूल्यांकन सिर्फ नहीं है, सिर्फ ज्ञान के आधार पर अगर एग्जाम हॉल में इतनी बातें सोच लेते हम तो सारे के सारे प्रश्न सही कर लेते। तो वहां पर सिर्फ ज्ञान का मूल्यांकन होता भी नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं होगा, आपने पढ़ा भी है, लेकिन वहां पर तो कई सारी चीजों का आपका कंसंट्रेशन, आपका उस समय माइंड सेटअप, कई सारी चीजें, प्रेशर भी रहता है, प्रेशर को भी हमको वो करना रहता है। तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड ए आंसर इसका राइट होगा। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। समुदायों का एक पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। पारिस्थितिकी अनुक्रम, आप देखेंगे कि कुछ प्रश्न जो किए जा रहे हैं बाद में आप देखेंगे कि और विस्तार से सारी चर्चा, इस वक्त हम विस्तार से पूरी चीजों में जाने लगेंगे तो या तो 3-4 घंटे की क्लास हो जाएगी, 3-4 घंटे की क्लास हो जाएगी। आप पेपर दे के आए, काफी थके भी होंगे, अभी आपको तो एंजॉय भी करना है। पारिस्थितिकी अनुक्रम, तो समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रम। अनुक्रम मतलब बदलना, एक के बाद दूसरा ना। सीयर, समुदाय गतिकी, जैव भार पिरामिड, ये तीनों तो एकदम लग रहा है कि कंफर्म नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, पारिस्थितिकी अनुक्रम। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। पोस्की सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य, अब एक पोस्की मतलब सस्टेनेबल, न्यूट्रिशन के आधार पर इसको कहा गया है। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंधन करना, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। क्योंकि आप देखे होंगे कि एक संकट यह भी उत्पन्न हुआ है कि जो पर्यावरण, आप देखेंगे कि जो पर्यटन बढ़ा है, पर्यटन से कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि वहां की लोकल कल्चर विलुप्त होने के कगार पे पहुंच जा रही है।
तमाम वहां पर ऐसी चीजें कि वहां पर इतने लोगों का आवागमन हो गया कि वहां की मूल चीजें खो जा रही हैं। तो इसलिए यहां पे पूछा गया कि सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस पे आप सी के साथ आएंगे कि सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। ठीक है, तो किसके साथ जाएंगे? उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो गलत ही था। तो सी आंसर इसका राइट होगा। क्या होगा? सी आंसर होगा। आइए 142 पर सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविकी पर्यावरण। तो अब भौतिकी पर्यावरण की बात इसमें करा कि अंश नहीं है। इस बात को ऐसे प्रश्नों में जब भी आप आइए तो तुरंत इसको नहीं को अंडरलाइन कर लेना चाहिए। ऐसे प्रश्न नहीं तो ये ऐसे आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाता है। तो यहां पर देखेंगे कि सांस्कृतिक पर्यावरण की बात चल रही है, भौतिक पर्यावरण की बात चल रही है, जैविकी पर्यावरण की बात चल रही है, लेकिन कहीं पर भी परिचालन पर्यावरण की बात नहीं है। तो राइट आंसर इसका ए होगा, परिचालन पर्यावरण। ठीक है, आरओ का बैच ज्वाइन करना विचार कर रहा हूं। 112 क्वेश्चन है, 100% होगा। आइए, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम एकदम नया प्रश्न था, मुझे नहीं मिला था अभी तक पिछले पेपरों में। संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बेनेट द्वारा। इसका राइट आंसर बी होगा, बेनेट द्वारा। नया प्रश्न है, शायद आप लोगों को नया लगा होगा। कटाप बताएं प्लीज। अच्छा, कटाप पिछले से ही लगभग रहेगा 19 के कटाप के बराबर ही, मुझे जहां तक लगता है। निम्नलिखित में कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, यह रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है, कई बार आप देखेंगे पीछे के प्रश्न में पूछा गया है, एकदम आउट प्रश्न था। समुद्र जल का तल का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। सही उत्तर का चुनाव दीजिए और केवल कूट से दीजिए। तो ऐसे प्रश्नों में सभी को ऐसे प्रश्न हमेशा ज्यादातर आप सभी के साथ जाना चाहिए। तो 1 2 3 4, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो समुद्र जल का तल बढ़ेगा, हिम नदी भी पिघलेंगे, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्तियां का भी विरंजन होगा। तो सभी इसमें सही हैं, इसलिए हम किसके साथ जाएंगे? डी आंसर के साथ जाएंगे। 1 2 3 4 सभी सही हैं। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं, 148 पे आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट को सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट से आपको आंसर बताना था, यहां पर क्या कहना था? कालानुक्रमिक क्रम में इनको व्यवस्थित करना चाहिए। हम लोग काल के अनुसार से कौन पहले हुआ कौन उसके बाद हुआ, इसमें आपको व्यवस्थित करना था। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। कभी इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। राइट आंसर क्या है इसका? बी है, 4 2 3 1। एक को सबसे लास्ट में ले जाना था और 4 को सबसे ऊपर ले जाना था, उल्टा कर देना था। 4 2 3 1। तो बी आंसर पे हम इसको जाएंगे इसके टाइम पीरियड के अनुसार। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? किस राज्य का? क्या कहेगा? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का है ही, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों इसमें सम्मिलित हैं। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? हरियाणा इसमें सम्मिलित नहीं है। यह आसान प्रश्न था, या शायद किसी मेंस वाले पेपर में पूछा भी गया था। तो हरियाणा इसका राइट आंसर होगा, 150 का हरियाणा। आइए 50वें प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा भारत के अंडमान, आप देखेंगे कि जनजातियों में अंडमान निकोबार की जनजातियां अक्सर पूछी जाती हैं। तो यहां पे थोड़ा सा आंसर बदल गया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। इसका मतलब आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से मूल निवासी थे। तो यहां पर हालचू, रेगमा, शैंपेन, ओंजे। ओंजे को भी पूछा जा चुका है, शैंपेन को भी पीसेस में पूछा जा चुका है, हालचू शायद नहीं पूछा है। हालचू भी है, यहां पे समूह का मूल निवासी नहीं पूछा गया है।
अभी कोई मुझे बता रहा था कि उसने समझा कि कौन सा है, शैंपेन लगा के चले आए। ठीक है, शैंपेन पूछा जा चुका है, रिपीटेड प्रश्न है। ओंजे भी पूछा जा चुका है। हालचू और रेगमा इसमें दो थे, तो हालचू भी है वहां का, तो कौन सा नहीं है? रेगमा नहीं है, रेगमा नहीं है, मूल निवासी वहां के नहीं है। तो इसीलिए अंडमान निकोबार की जनजातियां और कुछ पूर्वोत्तर की जनजातियों को याद रखना जरूरी होता है। तो यहां से 3-4 बार प्रश्न आ चुका है इस विकल्पों में से, तो राइट आंसर बी होगा रेगमा। अगले पे आते हैं, थोड़ा इसका फॉन्ट छोटा करिए तो हल्का, 1 मिनट हो जाएगा बस। हाँ, भारत सरकार द्वारा 51 पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? कौन से सही हैं? कोई भी नहीं सुना? अच्छा, वो भी दूसरा वाला भी पूछा जा चुका है। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? सही है। पहला कह रहा है कथन कि भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है। भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी या आबाद का 70%, मतलब जितने विश्व में है उसका 70% भारत में है। पहला विकल्प यह था या कथन था। भारत के लगभग 30% बाघ अभयारण्य के बाहर रहते हैं। यहां देखेंगे दोनों बातें सही हैं। पहली बात भी सही है कि दुनिया के समस्त बाघों का यहां पे 70% भारत में बाघ हैं और 30% बाघ क्या हैं? आप देखेंगे कि अभयारण्यों के बाहर भी रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, खुले जंगलों में रह रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों। राइट आंसर दोनों होगा। ठीक है, इसका 1 मिनट नेक्स्ट लाइए तो आ जाइए। अब आते हैं हम 52 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय ट्रांस हिमालय नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पर ट्रांस हिमालय नदी है पूछा जा रहा है। झेलम, गंगा, रावी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सतलज। ट्रांस हिमालय का या हिमालय नदी है कौन सा? सतलज। तो इसका राइट आंसर, आसान प्रश्न था, सभी लोगों ने किया होगा। इसका राइट आंसर क्या है? बी, सतलज। थोड़ा फास्ट चलते हैं जिससे सारे प्रश्न हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यह भी देखिए एक जनजातियों से संबंधित जगह, जनजाति और अवस्थिति, कि भैया जनजाति कहां पाए जाते हैं। तो जनजाति का वो है ABCD, और उधर कहां पे आप पाए गए? अंगामी, नागालैंड में। यहां पे कौन सा नहीं है? यहां पे नहीं शब्द को ध्यान दीजिएगा, है नहीं। तो अंगामी कहां की है? नागालैंड की। बिरहोर झारखंड की। खस का क्या दिया था? अरुणाचल प्रदेश। टोडा तमिलनाडु का। तो इसका क्या है? नहीं है। खस्त अरुणाचल प्रदेश की नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। तो जनजातियों से 2 प्रश्न हो गया, जनजातियों से 2 प्रश्न हो गया। आ जाइए, आइए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उत्तर को चुनिए। शाला झील, बड़खल झील, लोकटक झील, कालीवेली झील। इसको आपको क्या करना था? मिलान करना था, झील और अवस्थिति। इत्तेफाक से यह मिलान करके दिया ही था, केवल आपको बस पहचान कर लेना था कि यह मिला हुआ है। शाला झील अरुणाचल प्रदेश में है, बड़खल झील हरियाणा में है, लोकटक झील आप देखेंगे कि मणिपुर में, और कालीवेली झील तमिलनाडु में। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1 2 3 4। इसका राइट आंसर क्या था? ए था, मतलब मिला मिलाया था, सही था, बस आपको पहचान करना था। आइए 58 प्रश्न पे आते हैं। 58 पर नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन को ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया, मतलब कथन और कारण का प्रश्न है। यहां पहला कथन है कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, जबकि दूसरा कहा गया है कारण में इसके अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्रों में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। यह तो बात तो सही है कि अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इस कच्चा माल की कोई समस्या यहां पर मतलब यहां पर कि अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में, मतलब कपास का उत्पादन मुख्य रूप से गुजरात क्षेत्र में और बंगाल क्षेत्र में अधिक मात्रा में किया जाता है। तो यह तो बात तो सही हो गई, मतलब कारण सही है,
लेकिन अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र है, या बात गलत है, या बात गलत है, मतलब ए गलत है, आर सही है। तो यहां पर है ए सही किंतु आर, तो डी विकल्प इसका है कि ए गलत है किंतु आर सही है। मतलब व्याख्या तो सही दिया है जो कारण है, लेकिन कथन क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हिमाद्री श्रेणी। पश्चिमी घाट और अरावली, विंध्य तो बहुत पुराने हैं, ये तो आप पढ़ चुके हैं। तो हिमाद्री श्रेणी क्या है, सबसे नवीनतम है, ए आंसर होगा। ओहो, आप लोग कमेंट पे देखते रहे थोड़ा सा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहां इंद्रावती देखिए एक तरह से राष्ट्रीय उद्यान था और राज्य था। ये सब प्रश्न ओपन प्रश्न होते हैं कि उद्यान से प्रश्न पूछा जाएगा, जनजातियों से प्रश्न पूछा जाएगा, इसको तो करना हमारा वो होता है। इंद्रावती, मोलनेम, कलेसर और बेतवा। तो आप देखेंगे इंद्रावती को आप किससे मिला दीजिए, छत्तीसगढ़ से मिला दीजिए। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, छत्तीसगढ़ में है। दूसरा है मोलनेम, मोलनेम को आप गोवा से मिला दीजिए। तो 2 से मिलने से तो हो ही जा रहा है। तो इसका राइट आंसर देखिए, मतलब ए का 4 और बी का 3, और किसी में नहीं है ए का 4 और बी का 3, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर 2 भी आपको पता होता तो राइट आंसर हो जाता। बाकी आप सी को 2 से मिला दीजिए, कालेसर हरियाणा और बेतवा बच गया झारखंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था, ए 4 3 2 1। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंडरलाइन कर लेते हैं नहीं को, नहीं है। तांबा चित्रदुर्ग, लौह अयस्क बेल्लारी, मैग्नीज भीलवाड़ा, बॉक्साइट कटनी। बॉक्साइट कटनी। नीचे दिए कूट से सही उत्तर को आपको चुनना था कि क्या नहीं सही है। सही उत्तर यहां पे करा सही सुमेलित नहीं है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक ऐसा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खनिज और उत्खनन शहर 1 और 3 सही सुमेलित नहीं है। 1 और, हाँ 1 और 3 सही नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा 1 और 3। 1 और 3 मतलब तांबा चित्र ए वाला और मैग्नीज। यहां पे कारक सुमेलित नहीं है, हमने कहा नहीं कंफ्यूजन हो जाता है। आ जाइए, कश्मीर घाटी स्थित है। बढ़िया प्रश्न था, अच्छा प्रश्न है। कश्मीर घाटी स्थित है कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य। अब इसके लिए तो आपको पूरा मैपिंग से क्लास को समझना पड़ेगा, तो उसके लिए तो बहुत समय चाहिए। अभी आज आंसर देख लेते हैं। कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। तो कश्मीर घाटी कहां है, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। ज्योग्राफी में राजेश मिश्रा सर जब आपको पूरी मैपिंग के थ्रू ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो एक एक चीजें वहां पे क्लियर करवाया जाता है। आइए, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मैपिंग का क्वेश्चन अभी था कि यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व के क्रम की ओर व्यवस्थित कीजिए। बेतवा, केन, सिंध और चंबल। तो इसका राइट आंसर होगा 4 3 1 2। इसका क्या होगा 4 3, पहले नंबर पे आएगा 4 मतलब चंबल, उसके बाद आएगा सिंध, उसके बाद आएगा बेतवा और लास्ट में आएगा केन। यहां पर कह रहा था कि पश्चिम से पूर्व की ओर। इसके लिए मैप के बिना तो आप नहीं समझ सकते, लेकिन यहां पर आप जानिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ए 4 3 1 और 2। इसके लिए तो मैप लाना पड़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देश और लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र, कजाकिस्तान, यूक्रेन, जर्मनी और फ्रांस। यहां पर लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र पूछ रहा और देश, तो कजाकिस्तान कारागांडा, यूक्रेन किब्रोई राग, यहां पे जर्मनी। राइट आंसर क्या होगा, सी जर्मनी नोरेमेंडी। यहां पर उत्पादक क्षेत्र नहीं है, यहां पे नहीं शब्द पूछा था। ऐसे प्रश्न ज्यादातर नहीं ही पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जर्मनी नोरेमेंडी क्षेत्र इसका नहीं है। आ जाइए 74 पे आते हैं। थोड़ा इसका फॉन्ट छोटा कर दीजिए हल्का सा।
सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए, इसको थोड़ा सा छोटा करिए फॉन्ट, तो एक सेकंड बस। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बैगुओ, हरिकेन, टाइफून, बिली विलीज। यहां पे मिलान करना था। यहां पर देखिए कि इधर उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्र, इधर देश था, तो बैगुओ को आपको मिलाना था फिलीपाइंस से, हरिकेन को आपको मिलाना था अमेरिका से, टाइफून को आपको मिलाना था चीन से, और विली विलीज को मिलाना था ऑस्ट्रेलिया से। तो राइट आंसर क्या हो जाता? बी, 3 4 2 1। राइट आंसर क्या हो जाता? 3 4 2 1। आइए, सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। अगर सुपोषण आप पढ़े होंगे, यूट्रोफिकेशन ज्योग्राफी में आता है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। कौन से उत्तर चुनिए? सही उत्तर चुनना था, सही उत्तर चुनना था। इसमें दोनों बात सही थी कि यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, क्या यूट्रिफिकेशन के संबंध में बात हो रही है। दूसरा, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, मतलब सी आंसर सही होगा। आ जाइए, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? किस पर अवस्थित है? डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण पश्चिमी तट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिमी तट। ठीक है। आइए 78 पर, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? अग्लुहास धारा। सी आंसर क्या होगा? अग्लुहास धारा। आप लगा लीजिएगा इसको 78 का। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित किए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है। निर्जाति समूह था और देश था, यहूदी, टेडा, वेजा और लूर। यहूदी, टेडा, वेजा और लूर। यहां पे इसका राइट आंसर है डी विकल्प सही होगा इसका। तो यहूदी को आपको मिलाना है लीबिया से, टेडा को मिलाना है ईरान से, और बेजा को मिलाना है इजराइल से, और लूर को मिलाना है मिस्र से। मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 3 2 4 1। तो से 80 का आंसर क्या होगा? डी होगा, 3 2 4 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, फिर पूछा गया है यहां पे नहीं है। मोरक्को, रबात राजधानी संबंधित है, ट्यूनिसिया, ट्यूनिस, अल्जीरिया, अल्जियर्स, केप वर्डे, बमाको। यह गलत था, बाकी 3 सही थे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। 82 का राइट आंसर क्या है? डी। आइए 84 पे आते हैं। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासूबर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीज का। यही सब प्रश्न, कुछ कठिन प्रश्न थे। ठीक है, कुछ कठिन प्रश्न भी थे। इन कठिन प्रश्नों में है मैग्नीज। मिलान कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। सूची 1 को सूची से मिलित करना था। सूची नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर चुनना था। सूची 1 में पर्वत है और 2 में देश है, देश में है। इसका मिलान करना था तो एटलस को आपको मिलाना पड़ेगा किससे? मोरक्को से। 4 है, ए का 4 है, बी का क्या है? बी का तंजानिया, किलिमंजारो तंजानिया से मिला दीजिए। चिम्बरोजो को आप इक्वाडोर से मिला दीजिए, और पायरेनीजीज को फ्रांस से मिला दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 4 3 2 1। तो 86 का राइट आंसर क्या है? ए। राइट आंसर है ए। ए सीरीज का है, या सब ए सीरीज का है। गलत मूल्यांकन कर रहे हैं। 80 का देख लीजिएगा। मलेशिया में हो सकता है एक आध प्रश्न कहीं गलती हो जाए तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा।
मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। कितना चीजें फास्ट में की जाती हैं कि कभी कभी मान लीजिए अगर गलती होगी तो उसको बताइएगा, उसको हम फिर से वो करेंगे। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है रबर उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए, टिन उत्पादन के लिए या कहवा उत्पादन के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा टिन उत्पादन के लिए। कौन सी घाटी? किंटा घाटी। किसके लिए है? टिन। तो राइट आंसर सी होगा। सी लगा लीजिएगा, लगा लीजिएगा। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? भूमध्य रेखा नहीं गुजरती तो गैवेन, सोमालिया, भूमध्य रेखी गिनी और रवांडा। रवांडा, ठीक है। तो इसमें एक तो 3 हो जाएगा और दूसरा 4 हो जाएगा। गैवेन और सोमालिया से तो गुजरती है, यहां पूछ रहा कि नहीं गुजरती, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4। 3 और 4 भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। यह एक तरह से बेसिक प्रश्न था, एनसीईआरटी में यह प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है। एक कुछ प्रश्न थे, इतना ही है बस। हाँ, इतने ही होंगे। 1 मिनट बस, इतने ही रहे होंगे ज्योग्राफी तक। चलिए, यहूदी, लीबिया, टेडा है, बेजा, इजराइल, लूर, मिस्र। कहां पे गलती थी आपको? यहूदी, लीबिया पे क्या गलती मैंने मिलाया है? 80 पे कोई कह रहा था। क्वेश्चन कौन सा? रोहित यादव जी, क्या दिक्कत है? 80 क्वेश्चन कंप्लीटली रॉन्ग बताया है आपने। अरे रॉन्ग तो मनुष्य हूं, हो ही सकता है। एक ऐसा नहीं कि रॉन्ग हो नहीं सकता, रॉन्ग तो हो ही सकता है, लेकिन मुझे तो लग रहा सही है। 3 2 4 1 डी में है 3 2 4 1 3 2 4 1। 80 में क्या समस्या है? तो सही 80 की सीरीज ही गलत थी सर, तो सही है। अच्छा सही सर रॉन्ग बताया है। यहूदी इजराइल से है। अच्छा यहूदी इजराइल से है। हाँ, यहूदी तो इजराइल में है ही, तो बात तो सही है, लेकिन तब मिल नहीं रहा है ना। यहूदी तो इजराइल के हैं, लेकिन फिर ये प्रश्न कोई इसमें विकल्प नहीं मिल रहा है। ठीक है। हाँ, ये यहूदी इजराइल होगा, आपकी बात सही है। तो यहूदी को इजराइल से 1 का 4 कर दीजिए अगर, तो 1 का 4 फिर कौन से में मिलाएं? आप देखिए A B C D, कहीं पर A में 4 दिख नहीं रहा है। यहूदी को अगर हम इजराइल से मिला दें, ये आपकी बात सही है कि इजराइल, यहूदी इजराइल से हैं, ये तो बात सही है, लेकिन इस विकल्प के हिसाब से तो फिर तो इस क्वेश्चन को निकालना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो 4 3 1 2 होगा, 4 3। हाँ, तो कोई विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद आपकी मुख्य रूप से पॉलिटी, करंट अफेयर्स की चीजें कराई जाएंगी, यूपी स्पेशल। तो शायद आप लोगों ने आंसर मिला लिया होगा, साइंस, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से। यहूदी इजराइल से, हाँ यहूदी इजराइल से होगा, इतना तो मैं भी जानता हूं, लेकिन उस विकल्प के हिसाब से मैंने बताया था, विकल्प गलत है। हाँ, नंबर गलत किया गया है सर। हाँ, नंबर गलत किया गया है होगा सर, विकल्प टाइपिंग गलत। हाँ, विकल्प टाइपिंग गलत है, इस क्वेश्चन को बदलना पड़ेगा। अगर इसमें यही है अगर आंसर, मैंने वो तो मूल वाला अभी देखा नहीं, अगर जो यहां पे लिखा गया है, अगर यहां पर जो लिखा गया था उसके हिसाब से हमने बताया है आपकी स्क्रीन पर। अच्छा मेरे स्क्रीन पर सर विकल्प टाइपिंग गलत है, मेरे स्क्रीन पर कि पेपर में गलत है? अच्छा मैं आप गलत ऑप्शन लिए। ओके ओके, तो मैं सुधार कर लेंगा, तो सुधार कर लिया, वही इजराइल कर लीजिएगा उसको। ठीक है। इसके बाद पॉलिटी है। चलिए, तो आप अब इसके लिए बाद आप जस्ट जो है इसके बाद पॉलिटी और करंट के लिए, यूपी स्पेशल के लिए कंटिन्यू बने रहिए, इसके बाद उसकी क्लास रहेगी। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।